हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस इंडस्ट्री एनालिसिस में हम लोग मेटल्स एंड माइनिंग इंडस्ट्री को एक एक्सपर्ट के साथ बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। बिकॉज मेटल एंड माइनिंग इंडस्ट्री वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री लगती है, बट अगर हमें चीज़ें समझनी है तो आज जिन एक्सपर्ट को हम होस्ट कर रहे हैं तो वी कैन सिंप्लीफाई दैट इंडस्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस। तो पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द टॉप डाउन लैंडस्केप ऑफ द इंटायर इंडस्ट्री। कि अगर किसी भी मेटल एंड माइनिंग स्टॉक को पढ़े तो वो चार चीज़ें आपको क्या देखनी होती है। दैट इज़ वॉट वी लर्न इन द फर्स्ट थिंग, कि अगर आप कोई भी स्टॉक को एनालाइज करते हैं इस इंडस्ट्री से। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एनालिसिस में हम लोग क्या सीखेंगे कि हम लोग अगर डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ की क्या इकोनॉमिक्स है। चाहे वो कोल सेक्टर हो, चाहे वो एलुमिनियम हो, जैसे चाइना में बॉक्साइट की शॉर्टेज है तो कुछ एलुमिनियम जो प्रोड्यूसर्स हैं दे विल बेनिफिट अ लॉट। तो वहाँ पे देखेंगे कि क्यों वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। फिर हम साथ साथ क्या करेंगे कि हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर एक ओपिनियन लेंगे कि क्यों गोल्ड एंड सिल्वर इस टाइम पे अच्छा कर रहे हैं। एंड देन व्हाट वील डू इज दैट कि अगर हम मैंगनीज जैसी कमोडिटी की बात करते हैं तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं लिस्टेड स्पेस में विच आर बेसिकली बेनिफिटिंग आउट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, एंड टॉप डाउन उस इंडस्ट्री के अंदर भी क्या चल रहा है। सो थ्रू आउट दिस एनालिसिस वी विल बी कवरिंग डिफरेंट मेटल्स, एंड साथ साथ उसमें कौन से स्टॉक्स हैं, एंड साथ साथ उन इंडस्ट्रीज के अंदर क्या की ट्रिगर्स टू वॉच आउट फॉर है। तो हम किसको होस्ट कर रहे हैं? सो वी आर होस्टिंग मिस्टर दिगंत हरिया, and Mr. Digant Hadia has worked at ICICI Securities, Antique, and JP Morgan in the past as an analyst. And in this entire sectoral analysis, he will be simplifying the metals and mining industry for all of us. Before starting the analysis, make sure that you smash the like button and you also drop a comment that learning with SOIC in the comment section below. With this, let's start. सो वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एंड आज के सेशन में विल बी स्टडिंग द माइनिंग मेटल्स एंड मिनरल इंडस्ट्री। एंड ये इंडस्ट्री वैसे देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट इस इंडस्ट्री को भी बहुत सिंप्लीफाई करा जा सकता है, एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री दैट एग्जिस्ट। तो इस सेशन के अंदर वी विल बी सिंप्लीफाइंग द इंडस्ट्री। एंड लास्ट टाइम जो हमारा सेशन हुआ था दिगंत सर के साथ, तो आपने देखा होगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री को सर ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया था। सिमिलरली आज माइनिंग मेटल्स एंड मिनरल्स को भी हम ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। बट जस्ट बिफोर वी स्टार्ट, अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर that nothing in this presentation is a buy or sell recommendation. Pure purpose of this presentation is to give you an understanding of the industry. With this, let's start. ओके नमस्कार एवरीवन। जैसे इश्मोहित ने कहा कि आज जो हम सेक्टर की बात करने वाले वो इतना पुराना है कि वो उसके रेफरेंसेस हमको रामायण और महाभारत में भी मिल सकते हैं, विच मीन्स वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुराना है। कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा ब्रॉन्ज एज और हड़प्पा सिविलाइजेशन करीब 4000 साल पहले हुआ था। तो ये जो मेटल्स मिनरल्स ये वाला जो सेक्टर है, इसकी नॉलेज ह्यूमैनिटी को बहुत सारे सालों से थी। बट क्या है कि ये सेक्टर बड़ा हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम, जब यूरोप में 17th-18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तभी सच में ये सेक्टर बड़ा हुआ। बट द सेक्टर इज रियली रियली वेरी ओल्ड। द टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग आयरन कास्टिंग ये सब बहुत पुरानी है। गोल्ड सिल्वर तो हम करेंसी की तरह हजारों सालों से एंड अक्रॉस द वर्ल्ड यूज होती थी। तो ये सेक्टर कोई नया नहीं है और बहुत पुराना सेक्टर है। पुरानी चीजों की खास बात ये होती है कि जो हम कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, तो आज तो हम गोल्ड की ही बात करने वाले हैं। एंड पुराने सेक्टर को कोई इजीली डिसरप्ट नहीं कर सकता। जैसे हमने काफी नए सेक्टर्स में देखते हैं ना कि आज कोई बहुत अच्छा कर रहा है, 5 साल बाद कोई आके उसको ही डिसरप्ट करता है, अगले 5 साल में डिसरप्टर को भी कोई डिसरप्ट करके जाता है। यहाँ इतना फास्ट कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सब कुछ इतना पुराना है। इट इज जस्ट कि ये सेक्टर्स अपनी साइकिल्स के थ्रू जाता है। कभी अच्छी साइकिल होती है, कभी बुरी साइकिल होती है। तो ये सेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि साइकिल को समझना। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रेजेंटेशन हम साइकिल समझने की कोशिश करेंगे फॉर ईच एंड एवरी कमोडिटी। तो हम 6-7 कमोडिटीज डिस्कस करने वाले हैं: कोल, ऑयल, गैस, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। तो ये चीजों में साइकिल क्या होती है और हम वेयर आर वी इन द साइकिल, कि जिससे हमको आइडिया आएगा कि साइकिल तो ठीक है, और साइकिल ठीक है उसके बाद हम जाएंगे कंपनीज पे कि अगर ये साइकिल ठीक है तो कंपनीज कैसे रिएक्ट करेगी। तो जैसे हम अभी स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें ना 2000 से 2010, सो दिस वाज द ग्लोरियस डेकेड फॉर कमोडिटीज। एंड ये ग्लोरियस डेकेड क्यों था? क्योंकि ये 10 साल में चाइना
एकदम लाइक 10-11% की जीडीपी ग्रोथ से ग्रो कर रहा था। तो चाइना की जो गोल्डन स्टोरी ऑफ ग्रोथ थी वो चल रही थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। तो ये सब के चलते हुए 2000 से 2010 वी सॉ अ सुपर साइकिल इन कमोडिटीज। अभी एक जब भी सुपर साइकिल आती है कोई भी कमोडिटीज में, तब क्या होता है कि प्राइजेस बढ़ते हैं पहले। अगर प्राइजेस बढ़ने लगे तो जो माइनिंग कंपनीज है वो बोलेगी चलो यार मैं और आउटपुट निकालता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे आउटपुट पे बेटर प्राइस मिल रही है, तो वो और नई माइंस खोल देगी और प्रोडक्शन एफिशिएंसी लेके आएगी। तो ओवर मेनी मेनी इयर्स क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़ जाता है। प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर क्या होता है, फिर इकोनॉमी कहीं ना कहीं से डाउनटर्न में आ जाती है। जैसे हमने देखा कि 2009 में लीमन क्राइसिस हुई थी, और लीमन क्राइसिस के बाद यूरोप तो कभी रिकवर हुआ ही नहीं। तो वो 9 to 10 खाली 2 साल की रिकवरी थी, और फिर 11-12 से वापस डाउन साइकिल शुरू हो गई। तो मैं आपको एक कॉपर प्राइस चार्ट पे फोकस करना चाहता हूँ। जैसे कॉपर को हम हमेशा बोलते हैं कि इट इज द लीडिंग इंडिकेटर ऑफ द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, क्योंकि कॉपर बहुत सारी चीजों में यूज होता है। घर की इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर की मिक्सर ग्राइंडर की मोटर से लेके कार की मोटर से लेके वायरिंग से लेके, अब आप कहो वहां कॉपर यूज होता है। तो कॉपर को लोग एक लीड इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमी मानते हैं। तो जैसे आप 2008 में देखोगे, वो $8,500 पर टन के प्राइस से 2009 में वो गिर गया टू 3,000। मतलब बहुत ही शार्प फॉल था, बट दिस वाज बिकॉज लीमन क्राइसिस और वो क्रेडिट क्राइसिस जिसको हम बोलते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। फिर वहां से तुरंत रिकवरी हो गई, क्योंकि यूएस ने पहली बार मनी प्रिंटिंग सीख लिया कि मनी प्रिंटिंग से इकोनॉमी बच सकती है। तो यूएस ने बड़ा मनी प्रिंटिंग एक्सरसाइज चालू किया। कॉपर वापस रिकवर हुआ। वापस रिकवर होने के बाद जैसे ही इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड स्लो होने लगी और ये माइनिंग इंडस्ट्री में ओवर कैपेसिटी होने लगी, तो वो प्राइस वापस 10,000 से 4,000 गिर गया। तो विच इज अ 60% फॉल। और फिर आप देखोगे कि वो 2020 तक वो मोर और लेस वहीं रहा। मतलब 2010 से 2020 को हम एक्चुअली द लॉस्ट डेकेड कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉपर प्राइसेस गिरते गए एंड 60% प्राइस इरोजन इज अ लॉट। एंड फिर हम देखते हैं कि जैसे कोविड हो गया, कोविड के होने के बाद वापस द इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चर इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन कंट्रीज लाइक इंडिया वो जोर से रिबाउंड होने लगी। थोड़ा बहुत वो यूक्रेन रशिया वॉर ने और चीजों को गंभीर कर दिया, सप्लाई साइड को। तो वापस कॉपर रैली करके $10,700 पहुंच गया। फिर वापस थोड़ा सा ठंडा हो गया, क्योंकि इतनी रैली के बाद थोड़ा कूल ऑफ होता है, बट उसके बाद इट इज अगेन कम बैक टू $10,000। तो ये अभी समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर जब भी ये 10,000 से 4,000 का फॉल होता है ना कॉपर प्राइस में, तो कंपनीज की बहुत हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उनका रेवेन्यू कम हो जाता है, खर्चे कम कभी होते नहीं है। सो यू सी अ लॉट ऑफ ऑपरेटिंग डीलेवरेज आल्सो इन द सेक्टर, इन्वेस्टर्स गेट आउट। एंड बीच में वो ईएसजी वाला भी एक चक्कर हुआ था, उसकी भी हम बात करेंगे, वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। बट जैसे कॉपर में हुआ, सेम पैटर्न आप एल्यूमिनियम में देख सकते हो कि 2010 तक इट वाज अ ग्लोरियस डेकेड, बाद में इट वाज अ लॉस्ट डेकेड, एंड नाउ वी हैव अगेन कम टू अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट हम एक अलाइव डेकेड, मैं वो नहीं कहूंगा कि हम वापस एक बहुत बड़ी सुपर साइकिल में है, बट आई थिंक वी हैव फाउंड द बॉटम, और एटलीस्ट हम यहाँ तो रहेंगे, क्योंकि ग्लोबली द डिमांड सप्लाई ठीक हो रही है बहुत सारी जगह। एल्यूमिनियम के बाद क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल एक थोड़ा सा स्पेशल कमोडिटी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना तो प्राइस कभी 2008 के पीक को टच नहीं कर पाया है। उसका वन ऑफ द रीजंस इज कि यूएस has become one of the largest producers of crude oil in the last 10 years। यूएस ने वो शेल ऑयल वाली टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया है कि ऑयल में हम हमेशा सोचते हैं कि मिडिल ईस्ट इज द चैंपियन, बट एक्चुअली यूएस इज द रियल चैंपियन ऑफ द लास्ट 10-12 years ऑयल एंड गैस में। तो यूएस से बहुत सप्लाई आ रही है। और दूसरा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक जेन्यून थ्रेट आज इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, बिकॉज ओनली 4% ऑफ टोटल व्हीकल्स ऑन रोड टुडे आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आज इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, बट इन ईयर्स टू कम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ने वाले हैं। क्या पेस से बढ़ेंगे उस पर डिबेट है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे कि नहीं उस पर डिबेट नहीं है। सो आई जस्ट थिंक के ऑयल एज अ कमोडिटी वी विल नॉट गो टू दैट 140-150 एवर, बट एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि अभी डिमांड सप्लाई थोड़ी सी बैलेंस हो गई है। सो इसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर, तो इसको हम प्रेशियस कमोडिटीज कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो गोल्ड तो एक अपनी ही जर्नी पे है। गोल्ड 2008 और 9 के हाईज को कन्वीनियंटली क्रॉस कर चुका है। एन गोल्ड ऐसे बोलते हैं ना कि ये इंडस्ट्रियल मेटल नहीं है, इसका डेकोरेटिव पर्पस और करेंसी पर्पस के लिए ज्यादा यूज होता है। तो गोल्ड इज इन इट्स बुल मार्केट, एंड
गोल्ड तो ऐसा हम और डिस्कस करेंगे कि ये बुल मार्केट अभी बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे है, ये और आगे जा सकती है। सिल्वर अगेन इज अ इंडस्ट्रियल कमोडिटी मेजरली, डेकोरेटिव पर्पस एंड करेंसी इतना बड़ा यूज नहीं है सिल्वर का, इसलिए आप देखोगे कि सिल्वर का चार्ट जो है ना वो थोड़ा थोड़ा कॉपर एल्यूमिनियम जैसा है, क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। तो जैसे मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था कि लॉस्ट डेकेड इज ओवर and we are moving towards the better decade in terms of all the commodities, at least price वो suggest कर रहा है। अभी fundamentally क्या हो रहा है वो हम आगे देखेंगे। तो अभी अभी before we start this whole discussion, क्या होता है कि पिछले जो 2015 से 2021 तक ये ESG और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी, ये इतने सारे नए नरेटिव्स आए हैं कि ये कोल एंड ऑयल एंड गैस, ये सब जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स है उनको बहुत ही लोगों ने धुतकारना या इग्नोर करना शुरू कर दिया था। पर मैं बस ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो सेक्टर्स जो है ना, इनमें हजारों साल की मेरिट है कि दे आर सो गुड फॉर एनर्जी यूजेज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है वो चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट मैं जस्ट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जैसे हम एक आपको है ना बहुत ही सिंपल कंपैरिजन दे रहा हूँ कि एनर्जी स्टोर्ड पर केजी, जैसे ह्यूमैनिटी को फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से मिली? वुड से। हम पेड़ काट के जो लकड़ी जमा होती है, वुड बायोमास जिसको कहते हैं, कि जो पत्ते टहनियां ये वो सब, तो उसमें 1 किलो में 20 मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी थी। फिर वुड के बाद जैसे जैसे ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस की, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरा हुआ 1700 1800 1900 में, वो कोल के बलबूते हुआ। तो आप देखोगे तो कोल जो है ना, कोल वॉज इवन मोर एनर्जी डेंस कंपेयर टू वुड। वहां हम 30 मेगा जूल्स पर केजी की एनर्जी आती है। फिर उसके बाद 1900s में जब ऑटोमोबाइल्स आने लगे, तभी ऑयल एंड डीजल का बड़ा डिस्कवरीज हुआ, तो वहां हमारे 46 मेगा जूल्स पर केजी है। और फिर लास्ट में 1950s में नेचुरल गैस की टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, तो वहां 53 मेगा जूल्स पर केजी है। तो अब तक आप देखोगे ना, तो ह्यूमैनिटी हैज ऑलवेज प्रोग्रेस टुवर्ड्स मोर डेंसर सोर्स ऑफ फ्यूल, एज इन के 1 किलो फ्यूल में और ज्यादा एनर्जी है। बट पिछले 10-15 साल में हमने क्या है, लिथियम आयन बैटरी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाएंगे, ये चलाएंगे वो चलाएंगे, सब बड़ी बड़ी बातें की। बट आपको पता है लिथियम आयन बैटरी कितनी एनर्जी देता है? वो खाली 0.5 मेगा जूल्स पर केजी देता है। इसलिए आप अगर कोई किसी ने टेस्ला की कार देखी होगी, तो वो 1600 किलो की बैटरी होती है, मतलब 3 टन कार में आधा वजन तो बैटरी का है। क्यों? क्योंकि बैटरी इज अ वेरी वेरी इनएफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एज ऑफ टुडे। सो मेरे हिसाब से एटलीस्ट वी आर 10-15-20 ईयर्स अवे फ्रॉम रीचिंग दैट स्टेज के बैटरी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो जाए कि कोल वुड डीजल का कोई काम ही नहीं है। मेरा मानना है कि कोल डीजल नेचुरल गैस ये सबका अपनी अपनी जगह है, और वो सब एज फ्यूल यूज होने वाले हैं। तो ESG एंड जीरो ग्रोथ एंड नेगेटिव ग्रोथ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हम लेट अस लुक एट दिस के एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना लैंड चाहिए। जैसे आपको आइडिया होगा कि पावर प्लांट के लिए लैंड चाहिए। तो अगर कोल या गैस एज अ फ्यूल से जो पावर प्लांट हम बनाते हैं, वहां हमको 400 एकड़ की जमीन चाहिए। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट डाला तो एक 600 मेगावाट के पावर प्लांट को 550 एकड़ की जमीन चाहिए। बट नाउ लेट्स कम टू रीन्यूएबल एनर्जी। अगर सोलर एनर्जी का हम एक प्लांट डाल रहे हैं, तो उसको 6000 एकड़ लैंड चाहिए, और विंड एनर्जी या विंड फार्म को 50,000 एकड़ चाहिए। तो आप जस्ट सोच सकते हो कि कितना, दो सोलर एंड विंड को हम रिन्यूएबल एंड हीरोइक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। एक तो वो एनर्जी डेंस नहीं है, प्लस वो बहुत स्पेस लेता है। अभी हम एक तीसरा पैरामीटर देखते हैं जिसको हम एनर्जी रिटर्न ऑन एनर्जी इन्वेस्टेड कहते हैं। इसको बहुत सिंपली जब भी हम खुद भी सोचते हैं कि चलो एक नया बिजनेस चालू करते हैं, तो कोई भी आदमी बोलेगा भैया चलो 100 रुपया लो, बिजनेस चालू करो, पर वो वही पूछेगा कि भाई ये 100 रुपए पे तुम कितना कमाने वाले हो? तो हम बोलेंगे कि 25 रुपया, तो वो बोलेगा कि तुम्हारा ROE जो है वो 25% है, क्योंकि 100 रुपए पे तुम 25 रुपया कमा रहे हो। तो सिमिलरली एनर्जी में एक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, जिसको हम कहते हैं कि हमने अगर 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी चाहिए, तो हमको वो सोर्स मिलने के लिए और कितनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं आपको एक ऑयल का एग्जांपल देता हूँ कि जब ऑयल पहली बार डिस्कवर हुआ US और मिडिल ईस्ट में, तभी ये रेशियो है ना 100:1 था। विच मीन्स कि मैंने अगर 1 यूनिट ऑफ एनर्जी यूज करी, उससे मैंने कुआ जो ऑयल वेल डिग किया, और उससे जो ऑयल निकला, तो मेरे को 100 टाइम्स वो एनर्जी मिली। आज अभी हमने ऑयल इतना यूज कर लिया है लास्ट 120 ईयर्स में, कि वो नंबर हैज कम डाउन टू ऑलमोस्ट 20-25 के आसपास आ चुका है वो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें
हम वो देखते हैं कि हमने कितना इन्वेस्ट किया और हमको कितना आउटपुट मिला। तो इसमें न्यूक्लियर इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, 70 टाइम्स आउटपुट मिलता है। हाइड्रो जो है वो 35 टाइम्स, कोल एंड ऑयल एंड गैस है वो 30 टाइम्स मिलता है। अब यहाँ पे लेट अस लुक एट द क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोलर एंड विंड है, उसमें खाली 4x मिलता है, मतलब हम अगर 1 यूनिट एनर्जी डालते हैं तो हमको सिर्फ 4 यूनिट का आउटपुट मिलता है। इथेनॉल और जो बायोफ्यूल्स है उसमें 3.5 टाइम। तो एक फिजिक्स में एक रूल है कि जो 3 टाइम्स जो है ना उसको एक लक्ष्मण रेखा कहते हैं कि बिलो दैट 3 टाइम्स का रेशियो इट इज अनइकोनॉमिकल एंड अनवायबल टू यूज दैट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये सोलर और विंड अभी है ना लास्ट 4-5 साल में जस्ट अबाउट वो थ्रेशोल्ड के ऊपर आई है। अभी वो और ऊपर जा सकती है तो बहुत अच्छी बात है। तो कोल एंड ऑयल एंड गैस से हमको सच में छुटकारा मिलेगा कभी, बट एज ऑफ टुडे तो वो नहीं दिख रहा है। मे बी 10-15 ईयर्स लेटर कुछ नई टेक्नोलॉजी और कुछ हो तो बात अलग है। तो ये तीनों तीन जो कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं, ये इसलिए समझा रहे हैं कि कोल, ऑयल एंड गैस, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ये सारे जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। इनका एक 10 से 15 साल का मिनिमम ग्रोथ रनवे है। उसके बाद भी डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल न्यूक्लियर, सोलर, विंड, बायो एनर्जी डज, उनका ग्रोथ बाद में। तो अभी के 5-10-15 साल तो ठीक ही लग रहे हैं। अभी जब भी हम ये सब कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स की बात करेंगे ना, तो उसमें मैं एक फ्रेमवर्क खाली देना चाहता हूं कि हर कंपनी में 4 ही पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम एक कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। तो एक होता है कि भाई डिमांड आउटलुक क्या है, कि अगर हम कोल की बात करें तो कोल की डिमांड कहाँ से आती है? मेनली कोल की डिमांड पावर सेक्टर से आती है, मेटल सेक्टर से आती है। तो उन सेक्टर का आउटलुक क्या है? तो फर्स्ट हम डिमांड आउटलुक एनालाइज करेंगे। सेकेंड है कि हम वो कंपनी कितना प्रोडक्शन कर सकती है। अभी कंपनी प्रोडक्शन कैसे कर सकती है? उसके पास माइंस होती है, वो माइंस कितनी रिच है या रिच नहीं है। अगर माइंस खत्म हो रही है तो वो नई माइंस कितनी जल्दी चालू कर सकता है। ये सारी चीजें हम प्रोडक्शन वॉल्यूम्स में डिसाइड करते हैं। तीसरा होता है कि भाई मैंने प्रोडक्शन तो कर लिया, बट अब मैं क्या प्राइस पे बेच पा रहा हूँ। जैसे हमने वो प्राइस चार्ट्स इसके पहले देखे थे, कॉपर, एल्यूमिनियम के वगैरह, राइट? तो अभी खर्चे तो जितने हैं उतने लगते ही है। अगर प्राइस ज्यादा मिला तो प्रॉफिट ज्यादा है, प्राइस कम मिला तो प्रॉफिट कम है। तो सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेलिंग प्राइस मोस्टली डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। वन इज द डिमांड सप्लाई एंड सेकेंड इज कॉल्ड द कॉस्ट कर्व ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स। मतलब अगर कोई लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो 8 रुपया किलो उसका कॉस्ट है अगर कोल निकालने का, तो वो 8 के नीचे तो नहीं बेचने वाला है। तो वो दैट विल बिकम लाइक द बॉटम फॉर द कोल प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट है कि एफिशिएंसी गेन्स। एफिशिएंसी ऐसा है ना कि जैसे ओवर द डेकेड्स टेक्नोलॉजी ऑफ माइनिंग इज इम्प्रूविंग ओवर टाइम। तो सेम मैन पावर से हम और बेटर काम कर पा रहे, क्योंकि मशीन्स बेटर हो गई, टेक्नोलॉजी बेटर हो गई, वगैरह वगैरह। तो ये 4 पैरामीटर्स हमको हमेशा ध्यान रखने हैं। इसमें आप देखो कि जो पैरामीटर नंबर 1 एंड पैरामीटर नंबर 3 जो है डिमांड आउटलुक एंड सेलिंग प्राइस, ये कोई भी कंपनी के हाथ में नहीं होता है। ये ग्लोबल मैक्रोज या ग्लोबल इकोनॉमी डिसाइड करती है। डिमांड अच्छी है कि नहीं वो कोल इंडिया के हाथ में नहीं है, ना नाल्को या टिस्को, किसी के हाथ में डिमांड आउटलुक नहीं है। और सेलिंग प्राइस भी उनके हाथ में नहीं है। उनके हाथ में क्या है? मैं कितना प्रोडक्शन कर सकता हूं और कितना एफिशिएंटली। सो point number 2 and 4 is what the company can control. Point number 1 and point number 3 is what the macros decide. एंड इसलिए हम बोलते हैं कि ये टॉप डाउन सेक्टर है, क्योंकि आधा वेटेज हमको मैक्रो को देना है और आधा वेटेज हमको माइक्रो को देना है, जो कंपनी क्या करती है। तो ये सिंपल फ्रेमवर्क हम यूज करेंगे हर चीज के लिए। तो अभी हम एक एक कमोडिटी को देखते जाएंगे फटाफट। जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट अराइजेज इन बुल मार्केट्स, इसकी जो बुल मार्केट्स में करेक्शंस आती हैं या जब बुल मार्केट एंड होने वाली होती है, तो काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनको ये नहीं पता होता कि एंट्री और एग्जिट फ्रेमवर्क कैसे बनाए एंड पोर्टफोलियो एलोकेशन का थॉट प्रोसेस क्या है। इसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स बहुत ज़्यादा हैप हैजर्ड होते हैं। माने कि कई लोगों का एसेट एलोकेशन 100% स्मॉल कैप्स में होएगा, 100% माइक्रो कैप्स में होएगा। बट वेयर एज अंडरस्टैंडिंग सिंपल थिंग्स लाइक एन इंडेक्स फंड या एक म्यूचुअल फंड क्या होता है, खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड अ फाइनेंशियल सेफ्टी नेट इवन इफ यू डोंट डू वेल इन द एक्टिव स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। साथ साथ एक इशू क्या आता है कि हमें काफ़ी सारे हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगते हैं। तो कैसे वी मस्ट बिकम मोर इन्फॉर्म टू मेक स्मार्ट डिसीजंस, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। इसके साथ साथ एक फंडामेंटल एनालिसिस कंपनीज का कैसे करते हैं एंड हाउ टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज, दीज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग या कोई भी इन्वेस्टर जब इस वर्ल्ड को एंटर करना चाहता है।
सो ऑल दीज थिंग्स वी टीच इन वन SOIC मेंबरशिप। एंड SOIC मेंबरशिप के अंदर हम लोग लाइव संडे क्लासेस भी कराते हैं, यहाँ ऑल्टरनेट संडेज पे कराते हैं, कभी कभी 4 संडेज अ मंथ में भी करा लेते हैं। So all these things are part of one SOIC membership, and if you want to register for the SOIC membership, you can use the coupon code SOIC bonus 10, which is valid for the next 72 hours. The link to register is there in the description below. With this, let's go back to the video. तो जैसे कोल को क्या है कि लोग बहुत डिमोनाइज करते हैं ना, वेस्टर्न इकोनॉमी स्पेशली, कि कोल से बहुत पोल्यूशन होता है ये वो, बट सी जैसे हमने डिस्कस किया, कोल इज अ फाउंडेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑल्सो। एंड इंडिया जैसी कंट्री में क्या है कि वी आर ब्लेस्ड विथ कोल, हमारे पास कोयला, सदियों से कोयला अवेलेबल है, और हमको जितना भी कोयला चाहिए उसका 90% हम अपने देश में बनाते हैं। सिर्फ एक वो जो मेटलर्जिकल ग्रेड ऑफ कोल है वो हमारे कंट्री में नहीं है, बाकी जो थर्मल ग्रेड ऑफ कोल, मतलब जो पावर जनरेट करने के लिए जो कोल चाहिए, वो सारा हमारे देश में। तो हम इसको हमारी स्वदेशी प्राइड कहते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी नीड्स जो कोल रिलेटेड है वो हम हमारे देश से ही ले सकते हैं। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री फॉर इट। और अगर आपको एक स्टेटिस्टिक्स में देता हूँ कि कोल से जो पावर प्रोड्यूस होते हैं, तो कोल इज जस्ट 46% ऑफ इंडियाज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। मतलब अगर इंडिया में 100 पावर प्लांट है तो उसमें से 46 पावर प्लांट्स कोल से चलते हैं, पर दे एंड अप जनरेटिंग 70% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो जो सोलार एंड विंड एंड हाइड्रो, ये सब क्या है, दीज आर ऑल इंटरमिटेंट सोर्सेज ऑफ पावर। तो बारिश नहीं हुई तो हाइड्रो पावर प्लांट कम हो जाता है उसका आउटपुट, क्लाउड्स आ गए तो सोलार का आउटपुट कम, विंड नहीं है तो विंड का आउटपुट कम। कोल एक बहुत ही स्टेबल पार्ट है, और until last year coal is still 70% of India's electricity produced। तो अगर कोई कहता है कोल इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो अपनी दुनिया में रह रहा है। शायद हम ये प्रेजेंटेशन ही नहीं कर पाते, क्योंकि बॉम्बे की इलेक्ट्रिसिटी अभी भी और दिल्ली की कोल पे ही चलती है। एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल वगैरह वगैरह। एंड कोल में कैसा है ना कि हमारी सरकार ने इंश्योर किया है कि कोल माइनिंग इज विद द गवर्नमेंट सेक्टर टू अ लार्ज एक्सटेंट। एंड जो कोल इंडिया जैसी कंपनी है वो ₹1.5 पर किलो में अपने पावर प्लांट्स को कोल दे रही है, जबकि ग्लोबल इंटरनेशनल प्राइसेस 2 से 3 रुपया पर किलो है। तो इसकी वजह से ऑल ऑफ अस इंडियंस एंजॉय चीप इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज सस्ता कोल उनको ये कोल इंडिया जैसी कंपनीज दे रही है। अभी आप कहोगे कि कोल इतना अच्छा था तो लास्ट डेकेड में क्यों इतना प्रॉब्लम आ गया, कोल इंडिया जैसी कंपनीज ने कुछ नहीं किया, इतने सारे थर्मल। तो ये सब का आंसर है कि हमने 2009 से 2014 में इतना थर्मल पावर प्लांट में कैपेसिटी एक्सपेंशन कर दिया, तभी वो मनमोहन सिंह वाली सरकार थी, और तभी इतने सारे, मतलब वो सही तरीके से प्रोजेक्ट्स नहीं इंप्लीमेंट हुए। बहुत सारे बैंक में एनपीएस बन गए, प्रमोटर्स पैसा लेके भाग गए, ये सब कर करा के थर्मल सेक्टर की पूरी वाट लग गई थी। अब नया पावर प्लांट नहीं आएगा तो कोल इंडिया की ग्रोथ कहाँ से आएगी। और फिर जब भी मोदी सरकार आई, उन्होंने बोला कि भाई कोल एंड थर्मल पावर एंड बैंकिंग एनपीए वाले बहुत झमेले हैं, लेट अस फोकस ऑन सोलार एंड विंड। फिर सोलार में उन्होंने इतना फोकस किया 2016 से 18, बट फिर उनको पता चला कि यार इसमें तो पूरी चाइना की डोमिनेंस है। सो अंटिल वी हैव आवर ओन लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोलार पैनल्स, हम सोलार सेक्टर को सीरियसली परस्यू नहीं कर सकते। बट तब तक 2-3 साल वेस्ट हो चुके थे। जब भी मोदी सरकार को ये समझ में आया 2019 से, उन्होंने थर्मल पावर फिर रिवाइव करने की कोशिश की। उसके बाद कोविड आ गया तो 2 साल फिर कुछ नहीं हुआ। 2022 में हम ऐसी हालत में थे कि शायद कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज इज अ वेरी बिग डील, सो विच इज वाई ये 2022 में मोदी सरकार ने ये पूरा एक रिवाइवल प्लान बनाया कि हम नए थर्मल प्लांट्स भी बनाएंगे, ऑलमोस्ट 80 गीगावाट्स के नए थर्मल प्लांट्स ओवर नेक्स्ट 10 इयर्स। एंड हम जो सिक पावर प्लांट्स है उसको भी हम रिवाइव करेंगे। तो वो जो बैंक के एनपीए में पावर प्लांट्स पड़े थे उसमें से जो भी अच्छे थे वो कंपनीज लाइक एनटीपीसी एंड साडा एनर्जी एंड वेदांता वगैरह उसको खरीद के रिवाइव कर रही है। तो ये सेक्टर 2022 के बाद एकदम इन फॉर्म आ गया है। और प्लस ग्लोबली भी क्या हुआ ये भी जानना अच्छी बात होगी कि ग्लोबली लोग कहते थे कि 2018 में हमने पीक कोल डिमांड पहुंच गए, मतलब कोल की डिमांड अब सिर्फ घटेगी। तो 19 में एक्चुअली घटी थोड़ी सी डिमांड, 20 में कोविड आया तो और घट गई, बट 22 में, 23 और अभी 24 में हम एवरी ईयर नई पीक्स बना रहे हैं। तो वो ईएसजी और वो इंटरनेशनल एजेंसीज क्या अपना एजेंडा कर रही है, वो उनको कुछ एक्चुअली ज्यादा आइडिया है नहीं, वो अपना एजेंडा चला रही है। कोल का ग्लोबली ही कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो वी आर फार फ्रॉम रीचिंग द पीक। तो वो होपलेस सिचुएशन जो थी वो थोड़ी बहुत फॉल्सली क्रिएटेड थी, वो भी रिवर्स हो रही है। अभी अगले 5-7 साल अच्छे क्यों लग रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा इतने सारे पावर प्लांट्स नए आने वाले हैं, इतने पावर प्लांट्स रिवाइव होने वाले हैं। तो ये सब के चक्कर में
कोल इंडिया जैसी कंपनी जो 0% ग्रोथ पे थी, अगर आप 2010 से 2020 देखो, प्रोडक्शन ग्रोथ मोर और लेस स्टैग्नेंट थी, मे बी 2% कैगर होगा। अब ये कंपनी 8% वॉल्यूम सीएजीआर की बात कर रही है। अब माइनिंग कंपनी में हमने 8% वॉल्यूम सीएजीआर देखा ही नहीं है हमारी लाइफ में। आपको कभी लगेगा कि 8% छोटा नंबर होता है, बट माइनिंग में ये एज बेस्ट एज इट कैन गेट है ग्लोबली। आप कोई भी कंट्री, कोई भी कॉन्टिनेंट, कोई भी टाइम ले लो, 8% वॉल्यूम कैगर बहुत आसान नहीं होता है। पर कोल इंडिया 8% वॉल्यूम कैगर की बात कर रही है। उसने इतने हजारों करोड़ इक्विपमेंट, इवैक्यूएशन इंफ्रा, बहुत सारी चीजों में ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि 6 to 8%, ये तो कंपनी का ही गाइडेंस है कि हम इतना ग्रो करेंगे। एंड इसमें कोल के एक नए यूजेस भी आ रहे हैं, जैसे ये लोग एक कोल टू मीथेन, मतलब कोल को वो गैस में कन्वर्ट करेंगे और फिर गैस को यूज करेंगे ताकि कोल का पोल्यूशन हमको ना इम्पैक्ट करे। तो ये एक नया यूजेज है, इस पे एनटीपीसी और बीएचईएल वगैरह पायलट्स कर रहे हैं। अगर ये पायलट सक्सेसफुल होते हैं तो हमके कोल के नए यूज केसेस भी आ जाएंगे अपने कंट्री में। तो मेरा मानना है कि अगले 5-7 साल हम 5 to 8% ग्रोथ इजीली अज्यूम कर सकते हैं कोल इंडिया जैसी कंपनी में। स्टॉक 7-8 पी पे ट्रेड कर रहा है। 7-8 पी पे वो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं जहां जीरो ग्रोथ होती है। तो आइडियली स्पीकिंग, अगर ये 5 to 8% की ग्रोथ सच में आ गई तो ये 7-8 पी पे नहीं रहेंगे ये स्टॉक्स, दे विल गो सिग्निफिकेंटली हायर। तो ये कोल पे है। अभी आप कहोगे कि कोल सेक्टर खेलना कैसे है। जैसे हमने टॉप डाउन बातें कर ली कोल के बारे में कि क्यों सेक्टर अच्छा लग रहा है। अभी कोल खेलने का सबसे आसान तरीका है कोल इंडिया। ऑब्वियसली ये लार्ज कंपनी है, यहाँ मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं आते हैं लार्ज कंपनीज में। बट अगर कोई 15-18% जैसा सेफ रिटर्न्स विद हाई डिविडेंड्स वगैरह सोच रहा है, तो कोल इंडिया जैसी कंपनी वहां फिट हो सकती है। आपको इसको इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं मानना है, बट मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे कोल इंडिया में हमने कहा कि आउटपुट बढ़ रहा है। और वो आप अभी सेकंड चार्ट देखोगे ना, तो 2017 से 2022 कोई प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ है। अभी 2022 से आप देखोगे कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगा है। ये मार्च 25-26 के जो टारगेट्स है वो कंपनी ने दिए, हमने कोई नहीं बनाए हैं। तो पॉइंट इज वी हैव स्टार्टेड अ ग्रोथ फेज, एंड द ब्यूटी इज दिस ग्रोथ इज कमिंग व्हेन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर डिक्रीजिंग एवरी सिंगल ईयर। तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और एफिशिएंसी गेन्स आ रहे हैं, तो मार्जिन भी बढ़ रहे हैं। तो ये सब में कैसा हो सकता है कि हम 5 to 7% विल बी द वॉल्यूम ग्रोथ, 8-9% विल बी द रेवेन्यू ग्रोथ बिकॉज ऑफ इंप्रूविंग मार्जिन, 10-12-13% कैन बी द प्रॉफिट ग्रोथ। तो ये पॉसिबल है। होगा कि नहीं आगे देखेंगे, बट दिस इज पॉसिबल। सो कोल इंडिया इज द इजीएस्ट वे टू प्ले द सेक्टर। फिर उसके बाद हम थोड़े एंसिलरी कंपनीज देखेंगे जो कोल कोल सेक्टर से अपनी रेवेन्यू डिराइव करते हैं। तो एमको एलिकॉन एक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जो कोल माइनिंग इक्विपमेंट्स बनाता है, स्पेशली अंडरग्राउंड माइंस के लिए। कोल माइनिंग ओवरग्राउंड मतलब ग्राउंड के ऊपर भी होता है और ग्राउंड के नीचे भी होता है। तो ये अंडरग्राउंड माइंस के लिए इसके पास बड़े अच्छे इक्विपमेंट्स है। 50% प्लस मार्केट, 80% मार्केट शेयर है इनफैक्ट इंडिया में। और कोल इज राइट नाउ 70% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ दिस कंपनी। और ये कंपनी है ना कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी जा रही है, स्पेशली पाइलिंग रिग। मतलब आपके शहर में अगर मेट्रो का काम हो रहा होगा तो आपको आइडिया आएगा कि मेट्रो की जो ड्रिलिंग होती है ना वो पाइलिंग रिग से होती है, उसमें सारे चाइनीज भरे हुए अभी। तो दिस विल बी द फर्स्ट इंडियन इक्विपमेंट। इसका इक्विपमेंट रेडी है, अप्रूवल्स थोड़े आ जाएंगे, ऑर्डर्स आ जाएंगे, तो दिस कैन बी अ बिग ग्रोथ ड्राइवर फॉर एमको एलिकॉन। एंड द ब्यूटी अबाउट दिस कंपनी इज 45% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम स्पेयर पार्ट्स। के आपने जो पिछले 25-30-40 साल में जो भी मशीन्स बेचे हैं उसमें स्पेयर पार्ट, सर्विस, मेंटेनेंस की जो रेवेन्यू आती है वो है। तो ये रेवेन्यू को हम बहुत ही सॉलिड मानते हैं क्योंकि ये नॉन सिक्लिकल है और ये हाई आरओसी या हाई मार्जिन बिजनेस होता है। तो अभी इसको बड़े ऑर्डर्स मिले हैं कोल इंडिया से, तो कोल इंडिया अच्छा करेगा तो एमको एलिकॉन इज अ प्रॉक्सी टू इट, तो वो भी अच्छा करेगा। दूसरी कंपनी है वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट प्रॉक्सी है। जैसे इसका नाम सारडा एनर्जी है, तो ये कंपनी पहले तो मेटल्स में हुआ करती थी, फिर अभी उसने माइनिंग शुरू किया पिछले 5 साल से। तो ये इसके पास बड़े सारे कोल माइंस है। अभी कोल माइंस में इनके पास है ना थर्मल कोल है, मतलब जो पावर प्लांट में यूज होता है, बट इनके पास इतने पावर प्लांट्स थे नहीं। तो इनकी कोल माइन इन्होंने कभी डेवलप ही नहीं की, बोल के कि यार 1 रुपया 2 रुपया पर किलो मिलने वाला है तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो अभी ये माइन को नहीं डेवलप करते। तो उनके पास वो माइनिंग राइट्स थे, जो गारे पलमा करके वहां पे माइन है उड़ीसा झारखंड साइड पे, वो उनकी माइन है, वो यूज नहीं कर रहे थे। पर अभी उनको पिछले ही अगस्त में, मतलब 2 महीने पहले, उन्होंने एक एसकेएस पावर करके एक बैंकरप्ट पावर कंपनी थी, वो बैंक ऑफ बड़ौदा के एनपीए में थी,
वो उन्होंने अक्वायर कर ली और बहुत अच्छे दाम में अक्वायर कर ली है। और वो पावर प्लांट जो है वो खाली 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर कोल माइन है। तो अब सडनली उनकी कोल माइन का जो कोई यूज नहीं था, वो एक सडनली उनको एक यूज केस मिल गया है। और आप एक देखिए कि पावर प्लांट को एक कैप्टिव कोल मतलब खुद का कोयला होना और कोयले का सोर्स एकदम नजदीक होना इज अ वेरी बिग मेरिट। लाइक उससे आप क्या करोगे, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत नीचे आ जाएगा। एंड ये कंपनी के लिए इतना बड़ा लैंडमार्क इवेंट है जो उसको एसकेएस एनर्जी का पावर प्लांट मिल गया एनसीएलटी से, कि इसका जो एबिटा है ये अभी 800 करोड़ के करीब था लास्ट ईयर। दिस नंबर कैन इजीली गो टू 3000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 3-4 years। मतलब ये कंपनी का पूरा स्केल बदल सकता है। आई वुड वेरी कीनली वॉच दिस कंपनी बिकॉज दिस कंपनी में बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। फिर तीसरा ऑप्शन है जीएमडीसी। ये कंपनी लिग्नाइट बनाती है। लिग्नाइट का मतलब है इट्स अ लो ग्रेड कोल। मतलब जैसे कोल में है ना, द बेस्ट क्वालिटी कोल इज कॉल्ड एंथ्रासाइट। वो इंडिया में नहीं बनता है, वो ऑस्ट्रेलिया में बनता है, तो इंडिया वहां से मंगाती है। बट इंडिया में जो कोल है वो बिटुमिनियस कोल है, विच इज द सेकेंड ग्रेड ऑफ। ईएमडीसी वाली कंपनी है ना, इसके पास लिग्नाइट है जो थर्ड ग्रेड ऑफ कोल है। तो वो थोड़ा सा लेस एफिशिएंट कोल है। बट क्या होता है कि इंडिया में कोयला पावर सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाती है। तो बहुत सारे छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं ना, जैसे सिरामिक्स हो गया, जैसे गुजरात में मोरबी बेल्ट में सिरामिक्स बनते हैं, या तो केमिकल्स हो गया, ये सारे छोटे छोटे टेक्सटाइल हो गया, ये सारे छोटे छोटे सेक्टर्स को कोल नहीं मिलता है। तो दे हैव टू बाय कोल फ्रॉम द ओपन मार्केट। और इसलिए वो ये लिग्नाइट वाला कोल जो जीएमडीसी बेचती है वो खरीदते हैं। तो अभी 90% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ जीएमडीसी कम्स फ्रॉम लिग्नाइट। वहां पे भी उनका लास्ट 2 साल में बहुत कबाड़ा हो गया था, क्योंकि उनके 2 माइंस बंद पड़ गए थे, वहां रिसोर्सेज खत्म हो गए, एक में कोई फ्लड आ गया था। तो वो लोग अभी वो पूरी माइंस वो प्रॉब्लम खत्म हो गया है, माइंस चालू कर रहे हैं, प्लस वो लोग 6 नए ब्लॉक्स डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो बेस बिजनेस था लिग्नाइट का वो भी अच्छा करने लगेगा इन द नेक्स्ट 12-18 मंथ्स। प्लस ये लोगों ने एक पावर प्लांट था जो बिल्कुल ढंग से नहीं चल रहा था, तो उसको भी रिवैम्प कर रहे, तो पावर प्लांट का भी रेवेन्यू बढ़ेगा। एंड यहाँ पे 3 नए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आने वाले हैं कि इनको 2 कोल ब्लॉक्स मिले हैं उड़ीसा में, ये उनको डेवलप कर रहे हैं, ये 2027 में आ जाएंगे। फिर इनको एक गुजरात में एक ये लोग बड़ी माइन डेवलप कर रहे हैं जहां से कॉपर और जिंक निकलने वाला है। तो वो बोल रहे कि वहां 25,000 करोड़ वर्थ ऑफ कॉपर एंड जिंक निकल सकता है। 3-4 साल लगेंगे मिनिमम डेवलप करने को और आउटपुट आने को, बट ये भी काम चल रहा है। और जो हम बोलते हैं कि हमको रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए, मतलब जो ये रिन्यूएबल एनर्जी में हमको बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए, वो अभी चाइना की मोनोपोली है वहां पे। तो इंडिया में जो अपना डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, वो उसने जीएमडीसी को वो राइट दिया है कि गुजरात स्टेट में तुम पूरा एक्सप्लोर करके रेयर अर्थ मिनरल्स निकालो। तो ये लोग एक अंबड करके एक जगह है गुजरात में, वहां पे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे बेस बिजनेस कोयले का है, और उसके बाद बहुत सारे अलग अलग मेटल्स मिनरल्स ये करने वाली है। पर ये कंपनी ना थोड़ी सी हाई रिस्क कंपनी है। जैसे कोल इंडिया में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप जितना कोयला निकालो पावर प्लांट्स खरीद लेंगे। यहाँ पे आप जितना भी कोयला निकालो आपको लोकल मार्केट में बेचना है, और इंपोर्ट प्राइस जैसे ऊपर नीचे होता है इनकी भी प्राइसिंग फ्लक्चुएट होती है। तो ये कोल इंडिया के कंपैरिजन में एक हाई रिस्क हाई रिटर्न बेट है। अभी हम बहुत ही लो प्राइस पे चल रहे हैं, तो शायद अभी रिस्क हाई नहीं है यहाँ पे, बट एट हायर प्राइसेस इट विल बिकम स्लाइटली मोर रिस्कियर प्रपोजिशन। तो ये 3-4 आइडियाज है जिसको आप स्टडी कीजिए, आपको ठीक लगे तो आपको खेल सकते हो फॉर द कोल सेक्टर। वी कैन गो टू द नेक्स्ट कमोडिटी विच इज ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस तो आप हमें सब पता है कि ऑयल एंड गैस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी सारी ट्रक बस गाड़ी मोटर सब उसी पे चलती है। इनफैक्ट 99% ऑफ द सेक्टर इज रनिंग ऑन ऑयल एंड गैस। पर इंडिया 88% ऑफ आर ऑयल इंपोर्ट करता है, 50% ऑफ आर गैस इंपोर्ट करता है। तो इंडिया के लिए ऑयल एंड गैस हमेशा से सरदर्दी रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते हैं, हमारे पास सब कुछ है, बट ऑयल एंड गैस इतना ज्यादा हिस्टोरिकली नहीं था। तो हमको ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करना पड़ता है। जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारी करेंसी पे प्रेशर आता है। करेंसी पे प्रेशर इज जस्ट वन थिंग, बट उसके अलावा क्या था कि 2 साल पहले तक हम बहुत मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट थे। ये सारे जो सऊदी अरेबिया, कटार, ये सारे जो कंट्रीज है मिडिल ईस्ट के, उन पे डिपेंडेंट थे। तो ये सारे कंट्रीज इंडिया की सोशल हार्मनी एंड पॉलिटिकल इंटरफियरेंस भी बड़ा करते थे। सिविल लाइफ में आपको भी पता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे उसकी वजह से। तो जैसे मोदी सरकार 2014-15 में आई, उसके बाद उनको ये वाली मोनोपोली भी तोड़नी थी मिडिल ईस्ट की। ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, बट 2022 में
लकीली व्हाट हैपेंड इज रशियन ऑयल दुनिया ने लेना बंद कर दिया, तो इंडिया ने रशियन ऑयल लेना शुरू कर दिया। तो अभी जो मिडिल ईस्ट डिपेंडेंसी है वो 70% से 35% आ चुकी है। और बाकी जो गवर्नमेंट ने और बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग का एक इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, बट आज हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले कि हमारी गवर्नमेंट हाथ धो के ऑयल एंड गैस कंपनी, सो इंडिया में 4 ही ऑयल एंड गैस कंपनीज है, रिलायंस, वेदांता जिसके अंडर एक केन एनर्जी करके कंपनी है, फिर ऑयल एंड ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया, ये 4 ही कंपनीज है जो ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन करके ढूंढ के ऑयल एंड गैस निकालती है जमीन से। तो ये चारों कंपनीज को, स्पेशली जो गवर्नमेंट कंपनीज है, इसमें गवर्नमेंट ने बड़ा डंडा मारा है कि आप लोग आउटपुट बढ़ाओ, आउटपुट नहीं बढ़ाया तो हम फॉरेन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्टिंग दे देंगे, आपकी जॉब्स जा सकती है। तो इसलिए पिछले 2 साल से स्पेशली ओएनजीसी, ऑयल इंडिया में इतना काम हो रहा है टू इम्प्रूव देयर ड्रिलिंग, इम्प्रूव देयर एक्सप्लोरेशन एंड एवरीथिंग, कि इसका आउटपुट अगले 5 साल में जरूर कुछ ना कुछ तो आउटपुट आने वाला है। एंड अपनी सरकार ये भी समझती है कि भाई अगले 15-20 साल में ऑयल जितना देश के अंदर है उसको निकालो और यूज कर लो, क्योंकि अगर ईवी टेक्नोलॉजी सच में आगे बढ़ गई तो हमारे ऑयल की वैल्यू गिर जाएगी। तो इसलिए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पे सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है। आप थोड़ा इंटरनेट पे ढूंढिए, ऑयल ड्रिलिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, आपको गवर्नमेंट की इतनी पॉलिसीज, इतना एलोकेशन सब कुछ मिलेगा। तो सरकार का बहुत ज्यादा यहाँ फोकस है। अभी इसमें लोग कहते हैं कि ईवी और ईएसजी थ्रेट है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई इतना कोई बड़ा थ्रेट है नहीं, एटलीस्ट नेक्स्ट 5 इयर्स में तो नहीं है। तो क्रूड ऑयल प्राइस $70-75 तक रहता है तो इंडिया के लिए ठीक है, और ये सब कंपनीज भी बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अभी हम कह रहे हैं कि 2022 से 2030 का आउटलुक क्यों इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है, सिंपल रीजन है, ऑयल प्राइसेस आर मोर और लेस स्टेबल एंड द सरकार वांट्स के आउटपुट शुड रियली इंक्रीज। प्लस आप देखोगे कि गैस के लिए हम इतना इंफ्रा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। हमने वो जो गैस ग्रिड जो है, गैस पाइपलाइन जिसको बोल सकते हैं, वो अक्रॉस द नेशन बिछा रहे हैं। सीएनजी स्टेशन, 5 साल पहले 2000 सीएनजी स्टेशन थे, आज 7000 है, अगले 5 साल में 15,000 पहुंच जाएंगे। तो सीएनजी स्टेशन, इंपोर्ट टर्मिनल, जैसे वो पेट्रोनेट एलएनजी जो इंपोर्ट टर्मिनल्स बनाता है। इंडिया को गैस बेस्ड इकोनॉमी भी बढ़ानी है और जो ऑयल कंट्री में छुपा हुआ है उसको भी एफिशिएंटली निकालना है। तो यहाँ लास्ट 10 साल जो 2010 से 20 क्यों ये सेक्टर अच्छा नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं था। ओएनजीसी वाज अ वेरी इनएफिशिएंट कंपनी। 100 कुएं खोदती थी वो, 40-45 कुएं ड्राई निकलते थे। मतलब इज अ वेरी बैड रेशियो कि आप 100 अलग अलग जगह पे आप खुदाई का काम कर रहे हो और उसमें से 40 तो आपके सक्सेस जा ही नहीं रहे। जो सक्सेस जा रहे हैं वो भी, वो उनका जो पुराना बॉम्बे कैम्बे बेसिन वाला बॉम्बे हाई है उसके जितना प्रोडक्टिव तो कोई एसेट है ही नहीं उनके पास। तो इसलिए लास्ट 10 साल खराब थे। अभी गवर्नमेंट फोकस आ चुका है, तो आई थिंक द सेक्टर विल डू वेल। मैक्रो ठीक है, गवर्नमेंट फोकस आ गया है, तो सेक्टर कैन एक्चुअली डू वेरी वेल इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो अभी ये सेक्टर को कैसे खेला जाए, एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज है। मैंने कुछ अच्छी कंपनीज जो हमें समझ में आती है वो हमने डाली है। तो ऑयल इंडिया जो है ना, इसको हम वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट पब्लिक सेक्टर कंपनी का टैग दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि ये असम में बेस्ड है। तो जो असम वाला बेसिन है ना, वो बहुत ही फर्टाइल बेसिन है कि वहां आपको बहुत कम एफर्ट में आपको ऑयल और गैस मिल जाता है। प्लस ये वहां है तो ऑलरेडी उसको मेहनत कम लगती है। एंड प्लस वहाँ असम में भी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट चेंज हुई है, बहुत कुछ हुआ है, तो वहाँ जो स्ट्राइक होती थी वहाँ मिलिटेंसी काफी थी, तो वो स्ट्राइक्स ये वो इतने सारे दिन बंद रहती थी, रिफाइनरी, वो सारी चीजें अभी बंद हो गई है वहाँ। और उसके अलावा जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात करें कि एक ऑयल एंड गैस कंपनी के लिए जो रिजर्व्स रिक्वायरमेंट होते हैं, तो इसके रिजर्व्स सारे कैटेगरी 1 बेसिन्स में आते हैं। जैसे मैंने समझाया कि कैटेगरी 1 बेसिन्स वो होते हैं कि जहां आपको कुआं खोद के इजीली आउटपुट मिल जाता है। तो वो जो असम वाला पूरा रीजन है वो बहुत ही ऑयल रिच है। प्लस इसका जो ग्लोबल लाइक वर्ल्ड में इसका F&D मतलब फाइंडिंग एंड डेवलपमेंट टाइम, के आपने एक डिस्कवरी कर दी और वहां ड्रिलिंग करके आपने वेल डेवलप करके कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया, तो ये उसका लोएस्ट इन द वर्ल्ड है कि फाइंडिंग एंड डिस्कवरी टाइम इज लाइक लेस देन 2 years फॉर दिस कंपनी। एंड जो दूसरा एक है ना, हम RRR करके एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं कि रिजर्व रिप्लेसमेंट रेशियो। मतलब आपने अगर 10 कुएं खोदे थे, अगर वो 10 के 10 कुएं खत्म हो गए तो आपको अगले 10 कुएं तो चाहिए ना, वरना आपकी डी ग्रोथ आ जाएगी। तो ये चीज को हम रिजर्व रिप्लेसमेंट, के आपने अगर आपका एग्जिस्टिंग रिजर्व यूज कर लिया तो अब आप क्या करोगे, तो उसमें भी इसका वर्ल्ड में नंबर 1, लाइक इवन वो सब हेलीबर्टन एंड शेल ऑयल एंड स्लम, ये सब ग्लोबल कंपनीज, ब्रिटिश पेट्रोलियम वगैरह से भी ये आगे आते हैं।
जाती है। तो दिस इज अ वेरी एफिशिएंट पीएसयू। यहाँ पे भी आप देखोगे पिछले 5-7 साल में कोई प्रोडक्शन ग्रोथ नहीं हुआ, चाहे वो ऑयल था या गैस था। मेन रीजन इज क्योंकि सरकार का ही कभी फोकस नहीं था। अभी आगे जाके आप देखिए ये चार्ट में कि ऑयल एंड गैस दोनों के वॉल्यूम 5 to 8% कैगर से ग्रो करने वाले हैं। तो इसका जो बेसिक इन्वेस्टमेंट आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि लास्ट 10 साल 1% कैगर से भी कम था, अगले 5-7 साल हम 7-8% वॉल्यूम कैगर देखने वाले हैं। प्लस दूसरा क्या है कि इसकी एक रिफाइनरी भी है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी। वो बहुत ही एफिशिएंट रिफाइनरी है। वो ऑलमोस्ट इंसेंटिव के साथ $18 जो जीआरएम ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन पर बैरल बोलते हैं ना, वो $18 पर बैरल बनाती है, जबकि ये सब अपनी इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सब 7 से 10 के बीच कुछ बनाती है। तो ये डबल प्रॉफिटेबल है उससे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी एफिशिएंट कंपनी एंड नाउ इट्स प्रोडक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज। अगेन यहाँ भी सेम स्टोरी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज, तो एफिशिएंसी गेन्स भी मिलने वाले हैं आपको। तो इसमें कैश फ्लो, प्रॉफिट, सब कुछ नेक्स्ट 5 साल में डबल हो सकता है। तो स्टॉक करीब करीब 10-11 टाइम अर्निंग्स पे है। आई थिंक फॉर अ कंपनी विच कैन ग्रो so much, it's not a very expensive price to pay. नेक्स्ट वी कैन गो टू एंसिलरी कंपनीज के। अभी हमने ऑयल एंड गैस तो देख लिया। यहाँ देखो हमने रिलायंस, ओएनजीसी वगैरह की बात नहीं की है, क्योंकि ओएनजीसी इज एन इनएफिशिएंट कंपनी। रिलायंस के पास 10 और अलग बिजनेसेस है, वेदांता के पास 10 और अलग अलग बिजनेसेस है। तो इट्स नॉट अ डायरेक्ट प्रॉक्सी टू प्ले ऑयल एंड गैस। एक जो छोटी सी कंपनी है जिसका नाम रोटो पंप्स है, ये कंपनी बेसिकली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स बनाती है। मतलब वो वाले पंप्स जो वाटर नहीं हैंडल करते बट थिक लिक्विड्स, जो विस्कस लिक्विड्स होते हैं वो हैंडल करती है। तो उसमें वो इंडिया की लीडर है। तो इसने अभी है ना 2 नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं जिसको डाउन होल पंप्स एंड मड मोटर्स कह सकते हैं। तो ये डाउन होल पंप्स एक ऐसी चीज है कि जब भी आपने ऑयल वेल की खुदाई करी तो स्टार्टिंग में ऑयल इजीली निकलता है, क्योंकि वो एक बेसिन का एक नेचुरल प्रेशर होता है विच पुशेस द ऑयल अपवर्ड्स। बट एक बार वो प्रेशर कम हो जाता है, आपने आधा तेल निकाल लेना, उसके बाद वो प्रेशर बनाने के लिए आपको एक डाउनहोल पंप लगाना पड़ता है नीचे। वो पंप प्रेशर बिल्ड करता है और ऑयल को ऊपर जमीन तक फ्लो करने में हेल्प करता है। तो ये जो रोटो पंप्स है, इट विल बी द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू मेक दिस डाउनहोल पंप्स। अभी इट इज अ 100% इम्पोर्ट प्रोडक्ट। सिमिलरली मड मोटर्स भी 100% इम्पोर्ट प्रोडक्ट। ये दोनों नए प्रोडक्ट्स जो है ना, वो करीब करीब दे कैन ऐड, लाइक अभी कंपनी की 250-300 करोड़ की रेवेन्यू, 200 करोड़ की और रेवेन्यू ऐड हो जाएगी अगले 4-5 साल में। एंड बिकॉज इट इज अ मोनोपोली हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, यहाँ 25-30% मार्जिन भी बड़े अच्छे होते हैं यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही, और इसके जो दूसरे सारे पंप्स है वो भी वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में काफी यूज होते हैं। तो नेट नेट इसका आज से 2-3 साल बाद 30-40% रेवेन्यू विल कम फ्रॉम ऑयल एंड गैस सेक्टर। सो दिस इज वन वेरी गुड वे टू प्ले द सेक्टर कि इसके बाकी सारे धंधे भी अच्छे चल रहे हैं, बस ऑयल एंड गैस में बहुत बड़ा अपसाइड है यहाँ पे। नेक्स्ट वी कैन, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड उषा मार्टिन। ये कंपनी वो आप अगर एलिवेटर्स जो लिफ्ट में ऊपर नीचे करते हो आपके बिल्डिंग में, तो वो जो केबल्स होती है जिस पे लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है, वो केबल्स बनाने का काम करती है उषा मार्टिन। वो केबल्स अपने केबल कार में भी यूज होती है, माइनिंग में भी, जैसे वो बड़ी बड़ी लिफ्ट्स होती है जिनको ऊपर नीचे जाना पड़ता है। प्लस ऑयल ड्रिलिंग में भी, आपने कभी वो ऑयल ड्रिलिंग वेल्स देखे होंगे ना, तो उसमें भी ये जो वायर रोप्स कहते हैं इसको, जो मेटल से बनने वाली वायर रोप्स, वो बड़ी यूज होती है। तो ये ऑयल एंड गैस एंड माइनिंग सेक्टर इज 40% ऑफ रेवेन्यू फॉर उषा मार्टिन। तो ये कंपनी इंडिया में 60% मार्केट शेयर है, ग्लोबली 5% मार्केट शेयर है। प्रोडक्ट्स इसके इतने अच्छे हैं कि ग्लोबली ये अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकती है। इसकी नई फैक्ट्री शुरू हो गई है लास्ट क्वार्टर में। प्लस इसको यूएस और मीना रीजन में नए नए क्लाइंट से एम्पैनलमेंट मिला है। तो मुझे लगता है ये कंपनी में भी कहीं ना कहीं 10-15% कैगर पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू स्लैश वॉल्यूम्स। एंड अभी उसके शेयर्स इतने महंगे नहीं चल रहे क्योंकि इसमें भाइयों भाइयों के बीच झगड़ा था। एक भाई मार्केट में एवरी मंथ एवरी क्वार्टर शेयर्स बेचता है, तो थोड़ा प्रेशर भी है शेयर प्राइस पे। तो ये भी एक, दिस इज एन इनडायरेक्ट वे टू प्ले द ऑयल एंड गैस सेक्टर। एंड द थर्ड कंपनी इज किर्लोस्कर न्यूमैटिक। ये कंपनी बेसिकली कंप्रेसर्स बनाती है। तो ये एक्चुअली गैस कंपनी, लाइक गैस इकोनॉमी पे इट इज अ वेरी गुड प्ले। ये हर टाइप के कंप्रेसर्स बनाती है, एयर कंप्रेसर्स, रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर्स, ये जो ऑयल एंड गैस वेल्स में, रिफाइनरीज में जो कंप्रेसर्स लगते हैं वो सारे बनाती है। तो ये कंपनी में भी 20% प्लस कैगर इजीली पॉसिबल है। बट ये कंपनी 70-80 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड करती है अभी, तो इज वेरी रिचली वैल्यूड। तो यहाँ कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, गुड वे टू प्ले ऑयल एंड गैस, बट वैल्यूएशंस आर फुल।
सो ये 3-4 मुझे ठीक लगते हैं ये सेक्टर के लिए। वी कैन गो टू द नेक्स्ट कमोडिटी नाउ विच इज आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील तो 5,000 साल पुराना सेक्टर है। यहाँ पे हम आयरन एंड स्टील मतलब हम वो टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, हम स्टील मेकिंग की बात नहीं करने वाले हैं, बट हम वो रॉ मटेरियल की बात करेंगे जो आयरन एंड स्टील बनाने में यूज होते हैं। देर आर 3 मेन रॉ मटेरियल्स विच आर यूज इन आयरन एंड स्टील मेकिंग। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आयरन ओर। आयरन ओर को माइन करना पड़ता है, वो एक बड़ा पत्थर आता है, उसमें से आयरन कंटेंट निकलता है। तो लकीली इंडिया हैज इनफ आयरन ओर रिजर्व्स, एंड एनएमडीसी एंड लॉयड स्टील आर द 2 बिगेस्ट माइनिंग कंपनीज इन इंडिया। सेकेंड मटेरियल होता है जिसको मैंगनीज ओर कहते हैं। तो ये मैंगनीज जो है ना, ये जब भी हम आयरन को स्टील में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो अलॉय बनाने के लिए हम मैंगनीज मिक्स करते हैं और एक क्रोमियम भी मिक्स करते हैं। तो यहाँ हम मैंगनीज की बात कर रहे हैं, तो मैंगनीज ओर की भी काफी जरूरत होती है टाटा स्टील के प्लांट्स में या कोई भी स्टील कंपनी के प्लांट में। तो इंडिया में मैंगनीज ओर शॉर्ट सप्लाई में है, मतलब 60% ऑफ वॉट एवर वी नीड इज एक्चुअली इम्पोर्टेड। तो इंडिया में 2 ही कंपनी है जो ये काम करती है। मॉइल, जो मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट कंपनी है, और संदूर मैंगनीज एक कर्नाटक की प्राइवेट कंपनी है जो संदूर के राजा की कंपनी है। यहाँ पे हम डेफिसिट में क्यों है, क्यों इंडिया इंपोर्ट करता है? प्योरली प्योरली बिकॉज हमने एफर्ट नहीं मारा है। इतने सालों से एक ही कंपनी थी मॉइल जो धीरे 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 नई नई जगह एक्सप्लोर कर रही थी। तो ये सेक्टर को सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, इंपॉर्टेंट नहीं समझा। तो इंडिया को अभी सरकार इंडिया को स्टील हब बनाने की बात कर रही है कि चाइना के बाद इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर। तो जब भी हम स्टील हब की बात कर रहे हैं, हमारे पास आयरन ओर है, तो मैंगनीज ओर क्यों नहीं होना चाहिए? तो मैंगनीज ओर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत फोकस है। तीसरी जो रॉ मटेरियल लगती है उसको कोकिंग कोल कहते हैं। कोकिंग कोल इंडिया में नहीं बनता है, जैसे हमने पहले बात की, वो या तो साउथ अफ्रीका या तो ऑस्ट्रेलिया से हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अभी ये सेक्टर भी आप देखोगे ना, लास्ट डेकेड बहुत पेनफुल सेक्टर था। पेनफुल इसलिए था क्योंकि चाइना में बहुत ओवर कैपेसिटी हो गई थी, ग्लोबली प्राइसेस डिस्टर्ब हो गए थे, ओवर कैपेसिटी थी। ये हमने वो चार्ट में देखा था फर्स्ट स्लाइड में, जब भी ओवर कैपेसिटी हो जाती है तो प्राइस ऑफ द कमोडिटीज फॉल डाउन एंड कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग से लॉस मेकिंग हो जाती है। तो आप 2014 से 20 वाला एरा याद करोगे ना, इतनी सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई। इंडिया में ऑलमोस्ट 28 अलग अलग स्टील कंपनीज थी, वो 28 में से आज 4 बड़ी स्टील कंपनीज बच गई है। तो पूरा कंसोलिडेशन हो चुका है, बैंकरप्सीज हो गई है, बड़ा स्केल आ चुका है इंडिया के पास। तो वो जो 2020 तक इवन टाटा स्टील जैसी कंपनीज लॉस करती थी, पर अब क्या है कि अब ये सेक्टर इतना सही हो गया है क्योंकि कंसोलिडेशन हो गया है, बैलेंस शीट क्लीन हो गई है, और गवर्नमेंट सपोर्ट देता है। जब भी चाइना बहुत ही सस्ते में यहाँ माल बेचता है तो वो चाइनीज प्रोडक्ट्स पे डंपिंग ड्यूटी डाल देते हैं। अगर कभी प्राइजेस बाहर बढ़ जाते हैं तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी अलाउ करती है। तो गवर्नमेंट ने ये सेक्टर को हेल्प करने का डिसाइड कर लिया है कि भाई हम स्टील जैसा बेसिक कमोडिटी हम इंपोर्ट नहीं करने वाले। तो इसलिए ये सेक्टर के फॉर्चून्स भी 2020 के बाद बदलने लगे हैं। अभी 2022 से 2030 क्यों एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है? क्योंकि गवर्नमेंट का एक विजन है कि अगर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी तो इंडिया को 300 टन ऑफ स्टील चाहिए। तो इंडिया को स्टील मेकिंग कैपेसिटी ही डबल करनी पड़ेगी। एंड अगर स्टील मेकिंग डबल करनी पड़ेगी तो ये आयरन और माइनिंग, मैंगनीज और माइनिंग, ये भी सब अपने को मोर देन डबल करना पड़ेगा। तो विच इज वाई देर इज सो मच फोकस ऑन ऑल ऑफ दीज सेक्टर्स। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं कि हाउ डू यू प्ले दीज सेक्टर्स। तो जैसे आयरन ओर में हमने बात की कि एनएमडीसी इज द लार्जेस्ट कंपनी, एंड उसका बेस्ट पार्ट है कि ग्लोबली इट इज द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। मतलब उसका प्रोडक्शन कॉस्ट खाली 1 रुपया पर किलो है। मतलब इट इज रियली रियली एफिशिएंट क्योंकि उसके पास बहुत ही बढ़िया माइंस है। मतलब उसमें 60% कंटेंट वाला आयरन ओर मिलता है, जबकि लॉयड स्टील वाली कंपनी है उसकी जो माइंस है उसमें से 40% कंटेंट वाला और निकलता है। तो ये कंपनी ने अपने विजन स्टेटमेंट में ही कह दिया है कि हमको 45 मिलियन टन से 100 मिलियन टन जाना है बाई FY30, विच मीन हमको डबल से ज्यादा जाना है। पहले भी ये लोग विजन स्टेटमेंट तो बड़े बड़े देते थे, बट अभी हमको प्रोडक्शन इंक्रीज भी दिख रहा है विजन स्टेटमेंट के साथ साथ, इसलिए दीज आर मोर बिलीवेबल टारगेट्स। ये कंपनी के पास 14,000 करोड़ का कैश रिजर्व पड़ा है, 4% की डिविडेंड डील है, 12 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड करती है, वो भी डिप्रेस्ड अर्निंग्स पे, क्योंकि सरकार ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया है 2 साल से। डोमेस्टिक में सस्ते दाम पे बेचना पड़ रहा है। तो वी थिंक ये कंपनी काफी हद तक एक सेफ जोन में है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सेलिंग प्राइस कोई पीक पे नहीं है, ऑलमोस्ट बॉटम पे ही है, और एफिशिएंसी गेन्स आ रहे हैं। आपको एम्प्लॉय वाला लास्ट चार्ट देखिए कि ये इतना प्रोडक्शन बढ़ने के बाद भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो इसके बढ़ नहीं रहे, तो विच मीन्स आउटपुट पर एम्प्लॉय इज इंक्रीजिंग।
सो किसी को ये सेक्टर खेलना है तो एनएमडीसी इज अ वेरी सेफ वे टू प्ले द सेक्टर। देन देर आर स्मॉलर कंपनीज जैसे मॉइल है जो मैंगनीज ओर बनाती है। ये कंपनी के पास एक डिस्टिंक्शन है, यू कैन कॉल इट द फास्टेस्ट ग्रोइंग माइनिंग कंपनी एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग पब्लिक सेक्टर कंपनी ऑल्सो इन इंडिया, क्योंकि ये कंपनी ने लास्ट ईयर 30% वॉल्यूम ग्रोथ दिया है। आपको कोई एफएमसीजी या कंज्यूमर कंपनी भी नहीं मिलने वाली है जो 30% का वॉल्यूम ग्रोथ देती है। अभी क्यों इतना वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, और दे आर स्टिल गाइडिंग फॉर 12 to 14% वॉल्यूम ग्रोथ। 12 to 14% वॉल्यूम ग्रोथ बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये कंपनी ने 2008 में 13 लाख टन का माइनिंग किया था। वो नंबर उसने 2023 में क्रॉस किया। मतलब आप सोचिए कि 16 साल तक ये कंपनी ने कोई प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं किया। अभी इसके बहुत सारे रीजंस थे कि गवर्नमेंट फोकस नहीं था, दूसरा स्टील सेक्टर की खुद की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। अभी जब स्टील सेक्टर की हालत अच्छी नहीं है तो प्राइसिंग नहीं मिलता है इनको, तो काय को ज्यादा माइनिंग करे ना, तो ये लोग भी धीरे धीरे काम कर रहे थे। तो इसमें द ब्यूटी है कि इनकी एनालिस्ट मीट हमने अटेंड की थी 2 महीने पहले। तो इनके जो टेक्निकल वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारी जो माइंस है उसमें से हम अभी 17 लाख टन करते हैं, वो हम 20 तक तो हम हमारी एग्जिस्टिंग माइन से ही पहुंच जाएंगे। ये उन्होंने लास्ट ईयर कहा था। ये साल उन्होंने कहा कि हम हमारी एग्जिस्टिंग माइन से 25 लाख टन पहुंच जाएंगे। मैंने बोला सर ये क्या हो रहा है, आप 15 नहीं कर पा रहे थे, अब वही माइन से आप बोल रहे हो कि 25 कर पाएंगे, तो ऐसा कैसे हो गया। उसने बोला कि भाई इतने सालों तक हमने माइन को एक्सप्लोर ही नहीं किया था। वो माइन को लेफ्ट में, राइट में, साइड में, ऊपर नीचे जहां भी एक्सप्लोर करो नए रिजर्व आसानी से मिल रहे हैं। तो ये कंपनी 15 साल तक कुछ नहीं किया, इसलिए मेरा मानना है 5 साल बहुत इजीली इसके ग्रोथ आ जाने वाली है ये कंपनी को। और इसका भी टारगेट है कि 17 लाख टन से 35 लाख टन पहुंचना है। पिछले वाले एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने रिवाइज कर दिया है अपना टारगेट फ्रॉम 30 to 35। ये कंपनी के पास भी 1200 करोड़ की कैश है, 10 times अर्निंग्स है ऑन FY26। प्राइस भी काफी अच्छा है, जो सेलिंग प्राइस इसका 9 रुपीज/kg होता था वो अभी बीच में 11 गया था, अभी 11 से फिर से 9 आ गया है। तो सेलिंग प्राइस, कमोडिटी प्राइस में भी कोई बड़ा रिस्क नहीं है। और ये इंडिया का लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, 2-3 रुपया पर किलो का प्रोडक्शन कॉस्ट है। और ये कंपनी में ना एक और ऑप्शनैलिटी है, ये लोग इंडिया में एक प्रोडक्ट बना दे जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड कहते हैं। ये अभी बैटरी के कैथोड में यूज होती है। तो अगर बैटरी टेक्नोलॉजी और बढ़ती है, बैटरी का यूजेज बढ़ता है, इंडिया में गीगा स्केल प्लांट्स आएंगे, तो हमको ईएमडी की बहुत जरूरत है। अभी इंडिया पूरा इंपोर्ट करती है, मॉइल इज दी ओनली कंपनी विच कैन मेक इट। अभी बहुत छोटा डिवीजन है, बट एक ऑप्शनैलिटी है। और ईएमडी जो है ना वो 200 रुपया पर किलो में बिकता है। ये जो उसका मैंगनीज ओर है वो 10 रुपया किलो बिकता है। तो इट इज अ वेरी वेरी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। उसको आगे जाके कोई इसको स्पेशलिटी केमिकल कंपनी बोल देगा, अगर ये चीजें उस तरह से प्ले आउट हो गई तो इसलिए मॉइल में एक बड़ा ग्रोथ आने वाला है और एफिशिएंसी भी आ रही है। आप देखो एम्प्लॉयज तो बढ़े नहीं है, प्रोडक्शन इतना बढ़ रहा है बट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो कांस्टेंट है। तो आपको मार्जिन एक्सपेंशन भी यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो आयरन एंड स्टील रिलेटेड जो रॉ मटेरियल्स है उसमें ये दो हमको लगा कि दीज टू आर द रीजनेबली गुड कंपनीज इन द सेक्टर। अभी हम आते हैं दूसरे जो दो बहुत ही फैंसी मेटल्स पे, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। व्हाई आई से फैंसी, क्योंकि ये जो सारी नई नई हॉट चीजें हो रही है उसमें ये मेटल्स का बड़ा यूजेज है। जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी का वजन बहुत है तो हमको गाड़ी का वजन कम करना है। तो वजन कैसे कम करोगे, स्टील की जगह आप एल्यूमिनियम यूज करो। सिमिलरली एयरक्राफ्ट में वजन कम करना है तो आप एल्यूमिनियम यूज करो। तो ये बहुत सारे जो न्यू एज एप्लीकेशंस जो हम बोल सकते हैं ना वहां पे एल्यूमिनियम यूज होता है। तो इसलिए एल्यूमिनियम की जो लास्ट डेकेड में जो ग्रोथ स्टोरी थी वो और इम्प्रूव हो गई है ये डेकेड में। सिमिलरली आप कॉपर देखो, कॉपर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घर पे, हमारे मोबाइल फोन से लेके, हमारे पंखे से लेके, हमारे हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कॉपर यूज होता है। सेमीकंडक्टर्स में कॉपर यूज होता है। तो कॉपर की तो यूजेज की आप जितनी बात करो उतनी कम है। अब क्या है कि ये सारे नए सेक्टर्स पिछले 4-5 साल में ऊपर आए, राइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एविएशन, एरोनॉटिक्स, सेमीकंडक्टर्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अभी एल्यूमिनियम जो है वहाँ पे एक बहुत ही पेक्यूलर सी डिमांड सप्लाई सिचुएशन है। जैसे चाइना के पास 60% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी है, बट उनके पास जो एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमको बॉक्साइट चाहिए, जो जैसे स्टील बनाने के लिए हमको आयरन और एंड मैंगनीज और चाहिए ना, वैसे ही एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमको बॉक्साइट नाम का एक रॉ मटेरियल चाहिए। चाइना के पास वो बॉक्साइट सप्लाई इनफ है ही नहीं। तो चाइना क्या करती है, ये इंडोनेशिया और गिनिया जैसी कंट्रीज से वो इंपोर्ट करती है।
इंडिया इज ब्लेस्ड इन दैट वे कि इंडिया के पास इनफ बॉक्साइट है खुद का। इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बॉक्साइट फ्रॉम आउटसाइड कंट्रीज। बट इंडिया में क्या है ना, अभी भी एल्यूमिनियम बहुत कम बनता है। इंडिया को बहुत और एल्यूमिनियम नया बनाना बाकी है, क्योंकि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, तो एल्यूमिनियम की शॉर्टेज होने वाली है इंडिया में। सिमिलरली आप कॉपर देखोगे ना, कॉपर तो और इंटरेस्टिंग है कि कॉपर की एक नई माइन डेवलप करने में पता है कितने साल लगते हैं? 20 साल लगते हैं। मतलब आपने आज सोचा कि चलो एक नई कॉपर माइन खोलते हैं, आप मैं तो नहीं कर पाएंगे, बट सरकार जब भी या कंपनी जब भी सोचेगी, उनको 20 साल लगते हैं ऑपरेशनलाइज करने के लिए। और कॉपर की जो 2010 के बाद जो मंदी आई है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि कॉपर डिस्कवरीज भी कम हो गई है, क्योंकि कौन पैसा खर्च करेगा ये सब में? अगर सेक्टर में तेजी नहीं है तो कौन आएगा? तो जैसे एक रिपोर्ट आई थी बीएचपी बिलिंगटन, जो एक माइनिंग कंपनी की, 2000 से 2010 के बीच उन्होंने पूरे वर्ल्ड में 167 न्यू कॉपर डिस्कवरीज हुई है, छोटी बड़ी सब मिला के। बट पिछले 7 साल में सिर्फ 3 नई डिस्कवरीज हुई है। तो कॉपर में तो सप्लाई सिचुएशन एकदम टाइट होने वाला है इन द कमिंग ईयर्स, मे बी नॉट दिस ईयर, बट अगले 2 3 4 साल में कॉपर की टाइटनेस तो रहने वाली है। और डिमांड सप्लाई जब भी टाइट होता है तो तब हमको पता है कि इसकी प्राइसिंग अच्छी रहने वाली है। और प्राइसिंग अच्छी रहती है तो माइनिंग कंपनीज की पार्टी होती है। तो जैसे हमने यहाँ देखा कि एल्यूमिनियम एंड कॉपर दोनों में डिमांड ड्राइवर्स बहुत ही स्ट्रांग है। सप्लाई इतना इजीली आना नहीं है। प्लस जैसे क्या है कि ये इंडोनेशिया जैसी कंट्री ने डिसाइड कर लिया है कि भाई हम बॉक्साइट चाइना को नहीं बेचेंगे, हम बॉक्साइट से एल्यूमिनियम हमारी खुद की कंट्री में बनाएंगे, और हम वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बाहर बेचेंगे। हम हमारे नेशनल रिसोर्सेज सस्ते में नहीं बेचेंगे। तो इसलिए चाइना को बॉक्साइट के लिए बहुत फाइट मारनी पड़ रही है, और ग्लोबली बॉक्साइट की सिचुएशन बहुत टाइट हो गई है। तो ऑल इट मीन्स इज कि चाइना के जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स है उनका कॉस्ट बढ़ रहा है। विच मीन्स एल्यूमिनियम का भी प्राइस बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर एकदम ही स्ट्रांग मैक्रोज लग रहे हैं। और अगले कुछ सालों में क्यों बूम आने वाला है वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि इंडिया एल्यूमिनियम एंड कॉपर कंजम्पशन बहुत जोर से बढ़ सकता है। ये सारे जो नैल्को, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, ये तीन कंपनी जोर से कैपेसिटी बढ़ा रही है। हाँ, तो अभी ये सेक्टर को कैसे खेला जाए हम अगले स्लाइड में देखेंगे। एल्यूमिनियम एंड कॉपर, सो यहाँ पे जो नैल्को, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसको हम नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी कहते हैं। दिस इज अ प्योर प्ले ऑन एल्यूमिनियम। यहाँ पे एक बड़ी यूनिक सिचुएशन जो हमने समझाई कि चाइना में एल्यूमिनियम प्रोडक्शन तो है बट बॉक्साइट नहीं है। अपने नैल्को को वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, उसके पास खुद का कोल माइन है, खुद का बॉक्साइट है, खुद का रिफाइनरी है, खुद का स्मेल्टर है, एंड इट हैज गॉट द ग्लोबल कॉस्ट लीडरशिप। मतलब वर्ल्ड में वो नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो अभी टाइटनेस इन दी ग्लोबल मार्केट चल रही है, नैल्को इज गोइंग टू बेनिफिट इन अ रियली बिग वे। जैसे अगले साल उसकी कैप्टिव कोल माइंस चालू हो रही है, तो उसका कोल का कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। अभी वो कोल क्यों चाहिए होता है? पावर प्लांट के लिए चाहिए होता है। जैसे मैंने समझाया कि बॉक्साइट से पहले हम एल्यूमिनिया जाते हैं, उसको रिफाइनिंग कहते हैं, और फिर वो रिफाइनिंग के बाद स्मेल्टिंग होता है, जहाँ एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है। तो ये सारे प्रोसेस में बहुत इलेक्ट्रिसिटी लगती है। अभी इतनी इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए तो आपको खुद का पावर प्लांट डालना पड़ता है बड़ी कंपनीज को, और खुद के पावर प्लांट को कोल चाहिए। तो इसकी कोल माइन शुरू हो रही है अराउंड 6 8 मंथ्स में। तो वहाँ मार्जिन एक्सपेंशन आएगा। FY 27 में इसका नया एल्यूमिना स्मेल्टर खुल रहा है। एल्यूमिना तो बहुत ही हॉट कमोडिटी है, उसकी बहुत डिमांड है, प्राइसिंग भी बड़ा अच्छा चल रहा है। तो नैल्को जैसी कंपनी को अगर हम मोटा मोटी वैल्यू करते हैं, तो ऐसे लगता है कि इसकी तो रिप्लेसमेंट वैल्यू ये कंपनी की 60,000 करोड़ है। आज कंपनी की ईवी सिर्फ 40,000 करोड़ है। मतलब यहाँ 50%, तो अगर वो अपनी रिप्लेसमेंट वैल्यू तक जाए तो भी 50% की अपसाइड हो सकती है ये कंपनी में। फिर जो सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट कंपनी जो एल्यूमिनियम बनाती है वो वेदांता है। पर वेदांता क्या है ना, और 10 चीजें करती है वो। कॉपर, एल्यूमिनियम, पावर, सिल्वर, जिंक, ऑयल एंड गैस, आयरन एंड स्टील सब करती है। इट इज द लार्जेस्ट कमोडिटी कंपनी इन इंडिया। तो ये वेदांता में इंटरेस्टिंग ये हो रहा है कि दिस कंपनी इज गोइंग टू डीमर्ज इनटू 6 डिफरेंट कंपनीज। उसके प्रमोटर को भी समझ में आ गया है कि बुल मार्केट है, तो वैल्यू तब मिलेगा जब मैं हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को सेपरेट कर दूंगा। तो इसमें से 6 कंपनीज अलग अलग निकलने वाली है, बट जो सबसे इंटरेस्टिंग कंपनीज है वो नंबर 1 एंड नंबर 2 है। वेदांता एल्यूमिनियम इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी फिलहाल इनके पास बॉक्साइट नहीं है, बट इनको एक बहुत बड़ी माइन मिली है। वो माइन वो लोग ऑपरेशनलाइज करेंगे अगले 1 2 साल में। तो ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना, वो बहुत जोर से बढ़ने वाली है अगले 2 3 साल में।
वेदांता एल्यूमिनियम कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग प्ले आफ्टर इट इज डीमर्ज। अभी आज आप कुछ नहीं कर सकते, आई थिंक देयर स्टिल 3-4 months बिफोर द डीमर्जर हैपेंस। दूसरी जो इंटरेस्टिंग कंपनी है वो वेदांता पावर है। उसके पास 5 GW की थर्मल पावर कैपेसिटी है। जैसे मैंने सारडा एनर्जी में समझाया था कि उन्होंने एक एनपीए जो स्टक पावर प्लांट है वो लिया था, इस तरह वेदांता ने भी दो अथीना और मीनाक्षी करके दो एनपीए वाले पावर प्लांट्स लिए थे, वो रिवाइव करेंगे तो वहां उनका प्रॉफिट बहुत बढ़ेगा। फिर हम आते हैं कि हाँ प्रॉक्सीज, व्हाट आर द प्रॉक्सीज टू एल्यूमिनियम एंड कॉपर। तो जैसे एआई इंजीनियरिंग है, ये कंपनी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, बट आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि जैसे मैंने कहा ना कि आयन ओर में, जैसे आपने 100 किलो का आयन ओर लिया तो उसमें से 60 kgs ऑफ आयन निकलता है, पर अगर आप 200 किलो ऑफ कॉपर ओर लेते हो ना तो उसमें से सिर्फ 1 किलो कॉपर निकलता है। तो कॉपर इज अ वेरी रेयर कमोडिटी। सिमिलरली हमको 20,000 किलो ऑफ गोल्ड का जो ओर लिया तो उसमें से 1 किलो भी मुश्किल से निकलता है। तो ये जो गोल्ड एंड कॉपर जो है ना, इसमें ओर की साइज बहुत बड़ी होती है बट मेटल बहुत कम निकलता है, तो उसको हमको क्रशिंग करना पड़ता है। वो जो पत्थर आते हैं बड़े बड़े, उनको पहले बहुत फाइन पाउडर में क्रश करना पड़ता है। तो वो क्रशिंग करने का जो इक्विपमेंट है उसको बॉल मिल कहते हैं। वो बॉल मिल के अंदर स्टील के बॉल्स यूज होते हैं जो क्रश करते हैं। तो वो स्टील के बॉल्स जो है ना वो एआई इंजीनियरिंग बनाती है, तो उसको हम ग्राइंडिंग मीडिया कहते हैं। और वो बॉल मिल की लाइनिंग्स खराब ना हो जाए उसके लिए मिल लाइनर्स यूज करते हैं। तो एआई इंजीनियरिंग स्टील या क्रोम हाई क्रोम मिल लाइनर्स बनाती है। एक और एक कंपनी है टेका इंडस्ट्रीज जो प्लास्टिक या आप बोल दो कि पॉलीमर मटेरियल से बनाती है। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, बट ये क्या है ना, ये ग्लोबली बहुत एक्टिव है। इसका सिर्फ 30% रेवेन्यू इंडिया से आता है, 70% बाहर से आता है। तो यहाँ पे हाई ग्रोथ रेट्स कभी नहीं हो सकती है। कंपनी इतनी अच्छी है तो वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है। तो ये तो बड़े फंड, म्यूचुअल फंड वगैरह वालों के लिए कंपनी अच्छी है, क्योंकि यहाँ 10-12% से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करना आसान नहीं है। बट कंपनी बहुत बढ़िया है, इट्स अ वेरी गुड प्रॉक्सी टू कॉपर एंड गोल्ड सेक्टर। फिर दो वायर वाली कंपनीज है, एक का नाम प्रिसीजन वायर्स है, दूसरी का नाम राम रत्न वायर्स है। तो ये दोनों कंपनीज जो है ना, ये कॉपर वाइंडिंग वायर्स बनाती है। मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर एक वायर कॉपर की कॉइल बनती है, वो कॉइल में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और वो मोटर को रोटेट करता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के लिए हमको वाइंडिंग वायर्स लगते हैं, वो बहुत हाई क्वालिटी वाइंडिंग वायर होते हैं। तो ये जो हेवेल्स पॉलीकैप वाले वायर नहीं है, ये अलग वाले वाइंडिंग वायर्स है। तो ये वायर्स, प्रिसीजन वायर इज नंबर 1 कंपनी इन इंडिया, राम रत्न वायर्स इज नंबर 2। पर इनको मैं है ना कॉपर की डाउनस्ट्रीम कंपनीज कहूंगा। डाउनस्ट्रीम मतलब वो लोग कॉपर माइनिंग नहीं करते हैं और कॉपर बनाते भी नहीं है। इंडिया के पास कॉपर माइंस बहुत कम है। सिर्फ हिंदुस्तान कॉपर नाम की एक कंपनी है, उसके पास थोड़े से माइंस है, वो भी ना बराबर है। और इंडिया में सिर्फ दो कंपनीज है, एक हिंडाल्को है और एक वेदांता है जो कॉपर बनाती है, बट वो लोग भी अपना और बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इतना ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं होता है ये दोनों में। तो कॉपर सेक्टर अपस्ट्रीम खेलने के लिए हमारे पास एक्चुअली इंडिया में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, इसलिए हम डाउनस्ट्रीम खेल रहे हैं कॉपर में। तो जैसे प्रिसीजन वायर्स एंड राम रत्न वायर्स है, इनकी ग्रोथ जैसे ये सारे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सेमीकंडक्टर रिलेटेड सेक्टर्स ग्रो हो रहे हैं, तो इनकी भी ग्रोथ बड़ी अच्छी आ रही है। तो प्रिसीजन वायर्स वगैरह क्या है ना, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। 25% आरओसीज बनाते हैं, 10 से 15% का रेवेन्यू कैगर इसमें है। ये कंपनी को टोयोटा, मारुति, वॉक्सवैगन, बड़ी बड़ी कंपनीज की इलेक्ट्रिक मोटर्स में दे आर द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू गेट अ ब्रेक थ्रू इन दैट कंपनी। तो दिस इज स्लाइटली अ प्ले ऑन ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आल्सो। रामरत्न वायर्स है वो, इट इज लाइक वो जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो हम बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में है, वैसे रामरत्न वायर्स भी वो एयर कंडीशनर की ट्यूब्स बना रही है। जैसे आपका इंडोर आउटडोर यूनिट होता है ना आपके घर में, जो स्प्लिट एसी होगा, तो इंडोर आउटडोर यूनिट के पीछे कॉपर ट्यूब लगती है, वो हाई क्वालिटी कॉपर ट्यूब होती है। इंडिया में अभी फुल्ली इंपोर्ट होती है। तो अभी रामरत्न वायर्स और हिंडाल्को उन्होंने एक बड़ा बड़ा प्लांट डाला है इसके लिए, तो वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हो जाएगा वहां से। तो ये इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है ना, मैं सबको कहना चाहता हूँ एक बहुत ही बढ़िया थीम है, क्योंकि इंडिया हर एक ड्रॉप ऑफ ऑयल और गैस जो नया प्रोड्यूस करेगा वो इंटरनली कंज्यूम हो सकता है। एवरी सिंगल केजी ऑफ मैंगनीज और जो मॉइल जितना ज्यादा मैंगनीज और निकाल सकती है, सारा का सारा इंडिया में कंज्यूम हो सकता है। सिमिलरली ये राम रत्न वायर्स जितनी एक्स्ट्रा ट्यूब्स बना सकता है, सारा का सारा इंडिया में कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही हाई ग्रोथ पॉसिबल है। प्लस ये कंपनी कॉपर फॉइल्स, बीएलडीसी मोटर्स, ऐसी चीजों में भी वेंचर कर रही है।
तो यहाँ पे 20-25% रेवेन्यू कैगर इजीली पॉसिबल है। वैल्यूएशन बहुत सस्ते नहीं है, बट कोई भी हाई ग्रोथ कंपनी में जैसे आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है काम करने के बाद, तो यहाँ पे भी वही हाल है। But yeah, so these are a few ways to play the aluminum and copper sector. We can probably go to the next. Okay, gold, silver, ये तो क्या है कि इनके बारे में जितनी बात करो उतना कम है। लाइक इंडियंस अपने तो कल्चर में बर्थ से ही गोल्ड और सिल्वर के साथ हम डील करते हैं। बट क्या है ना, आज हम थोड़ा डिमांड सप्लाई वाली बातें करते हैं ना, थोड़ी इकोनॉमिक्स वाली बातें करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। जैसे गोल्ड का हमने कहा था कि देर इज नो इंडस्ट्रियल यूज ऑफ गोल्ड, कि गोल्ड कभी इंडस्ट्री में ज्यादा यूज नहीं होता है, तो गोल्ड की डिमांड आती कहाँ से है? सो गोल्ड की जो लार्जेस्ट डिमांड है वो सेंट्रल बैंक से आती है। जैसे आपको मैं इंसाइट देता हूँ कि 1970s के पहले द वर्ल्ड वाज ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड, विच मीन्स कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है ना, वो उसके सेटलमेंट का जो बेस होता है वो गोल्ड होता है। तो 1970s के बाद समहाउ डॉलर बिकेम द डोमिनेंट करेंसी, और पिछले 50 साल में जो यूएस डॉलर है दैट हैज बिकम लाइक द सेंट्रल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। कि आपको क्रूड ऑयल खरीदना है, डॉलर में पे करो। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने हैं, आपको मिसाइल्स खरीदनी है, आपको स्पेस शटल खरीदना है, आप डॉलर में पे करो। अभी सोचिए कि हम ईरान से ऑयल लेते हैं, तो न इंडिया की करेंसी डॉलर है, न ईरान की करेंसी डॉलर है, पर हम ट्रेड डॉलर में करते हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर को एक रिजर्व करेंसी का स्टेटस दे दिया हुआ है। यही चीज पहले गोल्ड के पास था, यही जो रिजर्व करेंसी का स्टेटस पहले गोल्ड के पास था। तो अगर आप 1970s के पहले देखोगे ना, तो सारी सेंट्रल बैंक्स, अगर हर एक, जैसे इंडिया की सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब मान लो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अगर 100 रुपए थे ना, तो वो 100 में से 60 रुपीज वॉज इन गोल्ड एंड 40 रुपीज वॉज इन ऑल अदर डिफरेंट करेंसीज जस्ट टू सेटल द ट्रेड। अभी पिछले 50 साल में दैट नंबर हैज कम डाउन फ्रॉम 60 टू ऑलमोस्ट 16%। मतलब वर्ल्ड ओवर पीपल हैव मूव्ड अवे फ्रॉम गोल्ड एंड दे हैव मूव्ड टू द यूएस डॉलर। अब ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सब में नहीं जाते हैं, बट लेट अस से कि गोल्ड का इंपॉर्टेंस फॉर सेंट्रल बैंक्स बहुत कम हो गया था। बट 2016 से चाइना जो है वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो अभी लोगों को कहने लगा है कि हम क्यों डॉलर में ट्रेड करें। हम डॉलर में नहीं ट्रेड करेंगे, हम या तो गोल्ड में करते हैं या तो युआन में करते हैं। तो चाइना वॉज द फर्स्ट सेंट्रल बैंक टू स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर गोल्ड होल्डिंग्स फ्रॉम 2016। फिर रशिया ऑल्सो ज्वाइंट दैट। फिर आप देखोगे तो 2022 में जो यूक्रेन रशिया वॉर हुई, तो यूएस और यूरोप ने मिलके रशिया के रिजर्व्स फ्रीज कर दिए, जो फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं वो फ्रीज कर दिए। तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक एन एक्ट ऑफ अ वॉर। तो वो जो यूएस डॉलर पे जो वर्ल्ड का भरोसा था वो भरोसा कम हो गया है। प्लस यूएस ने कोविड में इतनी करेंसी प्रिंटिंग की है, आज तक कर रहा है, ऑलमोस्ट 200-300 बिलियन डॉलर एवरी मंथ प्रिंट करता है। तो यूएस ने अपनी करेंसी को इतना मिसयूज किया है कि वर्ल्ड में हर किसी को लग रहा है कि भाई हम पूरी तरह यूएस डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, वी हैव टू फाइंड अल्टरनेटिव ऑप्शंस। तो अल्टरनेटिव ऑप्शन में गोल्ड इजीएस्ट है, तो इंडियन सेंट्रल बैंक भी गोल्ड खरीदने लगता है। तो तीन बड़े कंट्रीज अभी गोल्ड खरीदने लगे हैं। आई एम श्योर ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स अगर यूएस डॉलर इसी तरह से वीक होते रहा तो गोल्ड की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, एंड सेंट्रल बैंक से जो डिमांड इतने सालों तक नहीं आ रही थी वो आने लग रही, ऑलरेडी आने लगी है, वो और जोर से आएगी। फिर नेक्स्ट बिगेस्ट डिमांड कम्स फ्रॉम द ज्वेलरी सेक्टर। अभी ज्वेलरी सेक्टर काफी स्टेडी है, जैसे इंडिया 800 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है और कंज्यूम करता है। तो ज्वेलरी तो इंडियंस और चाइनीज आर फैंस ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। पर क्या है कि वो 3-4% से वो डिमांड बढ़ती है, वो ज्यादा नहीं बढ़ती है। और लास्ट वन इज डिमांड फ्रॉम फ्रॉम इन्वेस्टर्स। अभी इंडिया में इन्वेस्टिंग एंड ऑर्नामेंट्स एंड सब मिक्स्ड है, ऐसे लोग स्पेशली गोल्ड में इन्वेस्टिंग के लिए नहीं करते, इट्स अ कल्चर। बट जैसे यूएस में आप देखोगे ना, यूएस और यूरोप के जो एवरेज इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज है उसमें गोल्ड एलोकेशन इज लेस देन 1%। ये कभी ना कभी 5 to 10% हुआ करता था 50 साल पहले, अब वो 1% के नीचे। तो इन्वेस्टर्स ऑल्सो डोंट केयर अबाउट गोल्ड। पर अभी गोल्ड में इतनी रैली होगी और डॉलर इतना वीक होगा और यूएस बॉन्ड मार्केट इतना वीक होगा, तो वहां के इन्वेस्टरों से भी गोल्ड की डिमांड आएगी। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि गोल्ड के डिमांड ड्राइवर्स बड़े सॉलिड है। और माइनिंग में तो हमने डिस्कस किया है कि आउटपुट ओवरनाइट नहीं बढ़ सकता है, तो गोल्ड में भी सेम हाल है, गोल्ड में तो आउटपुट एक्चुअली गिर रहा है। तो गोल्ड में ये जो रैली अभी चल रही है इट कैन कंटिन्यू फॉर मेनी मेनी ईयर्स। ऐसा नहीं है कि डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे, बट करंट लेवल से बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं है और थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे अपसाइड आ सकती है। सो गोल्ड में डिमांड सप्लाई बहुत अच्छा है। एज इन्वेस्टर्स हम डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे और क्या कर सकते हैं वो हम बात करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स लुक एट सिल्वर।
सिल्वर इज अ इंडस्ट्रियल मेटल, सिल्वर का 50% से ज्यादा डिमांड इंडस्ट्री से आता है, एंड स्पेशली सोलार सेल्स जो फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं ना, दे हैव बिकम द लार्जेस्ट यूज केस फॉर सिल्वर। तो जितना सोलार इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन वर्ल्ड में बढ़ रहा है, उतना सिल्वर का यूजेज बढ़ रहा है। अब सिल्वर में एक इतनी यूनिक सिचुएशन है कि पिछले 3 साल से डिमांड इतनी बढ़ रही है बट सप्लाई बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। इनफैक्ट आप जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज देखो, पेरू, पनामा, ये सब जहाँ लार्जेस्ट सिल्वर माइंस है, वहां तो एक्चुअली प्रोडक्शन नीचे आ रहा है। तो इतनी डिमांड सप्लाई गैप के बावजूद भी सिल्वर प्राइसेस है ना, पिछले 2-3 साल में ज्यादा रैली नहीं किए हैं, क्योंकि लंदन एंड चाइना में इतनी इन्वेंट्री पड़ी है, वो धीरे धीरे लिक्विडेट हो रही है। तो मेरा अंदाज है कि कभी ना कभी वो इन्वेंट्री खत्म होगी एंड एक्चुअल डिमांड सप्लाई विल टेक केयर ऑफ ईच अदर, एंड सिल्वर में भी you will see a good rally which can come in silver. And globally गोल्ड टू सिल्वर का एक रेशियो होता है, वो रेशियो भी अभी लोएस्ट पॉइंट पे है, तो सिल्वर कुड एक्चुअली आउट परफॉर्म इवन गोल्ड, एटलीस्ट दैट इज व्हाट द टेक्निकल्स टेल अस। अभी देखते हैं वो होगा कि नहीं होगा, बट हाउ डू यू प्ले दिस? एज इंडियंस हमारे पास फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर होता है, बट अगर किसी को फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर नहीं चाहिए तो देर आर सम एंसिलरी प्लेस। सो जैसे गोल्ड में है ना, एक गोल्ड लोन कंपनीज है, तो ये फाइनेंस कंपनीज है एक्चुअली, मन्नापुरम और मुथूट, ये लोग गोल्ड के सामने लोन्स देते हैं। तो ये गोल्ड प्राइस जब भी स्ट्रांग होता है ना, तो इनको भी गोल्ड लोन की डिमांड बढ़ती है, इनके लॉसेस नहीं बढ़ते, खर्चे नहीं बढ़ते, तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो मुथूट इज अ वेरी गुड कंपनी, मणप्पुरम इज एन ओकेश कंपनी बट वेरी चीप। तो किसी को चीप एंड वैल्यू खेलना है तो मणप्पुरम खेल सकता है, किसी को गुड क्वालिटी कंपनी खेलनी है तो मुथूट खेल सकता है। इट इज एन इनडायरेक्ट वे टू प्ले गोल्ड। बाकी है ना, ग्लोबली एक ईटीएफ है जिसको जूनियर माइनर्स ईटीएफ कहते हैं। तो जैसे यूएस और वर्ल्ड में माइनिंग में ना दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक को सीनियर माइनर्स कहते हैं, और सो सीनियर माइनर्स आर दोज कंपनीज जिनके पास एग्जिस्टिंग माइंस है और बड़ी बड़ी रिच कंपनीज है। जूनियर माइनर्स आर लाइक वेरी स्मॉल कंपनीज जो नई माइंस ढूंढती है, वो सिर्फ ढूंढती है और एक बार सक्सेसफुली इस्टेब्लिश करती है कि भाई यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड या सिल्वर है, तो फिर वो माइन डेवलप करने के लिए बड़ी कंपनी को देती है, क्योंकि डेवलप एंड कमर्शलाइजेशन में बहुत पैसे लगते हैं। तो जूनियर माइनर्स का जो ईटीएफ है वो भी बड़ा सस्ता ट्रेड कर रहा है। कुछ अच्छे लोग कहते हैं कि ये जूनियर माइनर्स ईटीएफ, ये ईटीएफ इटसेल्फ डबल ट्रिपल हो सकता है अगले कुछ सालों में। तो ये खेलने का आउट ऑफ इंडिया थोड़े ऑप्शन ज्यादा है। इंडिया में ये मन्नापुरम मुथूट है, या तो वो हिंदुस्तान जिंक जो वेदांता ग्रुप की कंपनी है। इट इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर, यहाँ मैंने एथ लिखा है बट वो रिसेंटली अभी थर्ड लार्जेस्ट बन गया है। पर वो महंगी है कंपनी, काफी वेल वैल्यूड है, तो वहाँ बहुत ज्यादा अपसाइड हम नहीं सोच पा रहे हैं। बट हाँ, ब्रॉडली दीज आर द वेज टू प्ले। अगर आप लोगों को गोल्ड एंड सिल्वर पे ज्यादा पढ़ना है तो हमारी ग्रीन एज वेल्थ या मेरा दिगंत हरिया का जो ट्विटर हैंडल है, वहां पे हमने आर्टिकल्स लिखे थे 1 साल पहले गोल्ड एंड सिल्वर पे, वहां हमने पूरी डिमांड सप्लाई सिचुएशन अच्छे से और डिटेल में समझाई है, तो किसी को इंटरेस्ट है तो वो वहां भी जाके देख सकता है। तो दैट ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ टुडेज सेशन के जो मेटल्स, माइनिंग, मिनरल्स है, उसमें मैक्रो क्यों अच्छा है? बिकॉज मैक्रो इज गुड, वी कैन फोकस ऑन माइक्रो एंड कंपनीज। तो आई होप ये सेशन अच्छा रहा हो। इश्मोहित, कुछ क्वेश्चंस ये वो कुछ भी होंगे तो मोर देन हैप्पी। राइट सर, आई थिंक सर मतलब आपके सेशंस की ब्यूटी क्या है कि ना आप सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो वो बहुत मजा आता है देखने में। तो अभी इस सेक्टर में भी मतलब मेरे को खुद को करते करते आई टुक अ लॉट ऑफ नोट्स एक्चुअली। सो जस्ट सर कमिंग टू सम ऑफ द क्वेश्चंस, तो 3-4 क्वेश्चंस ही हैं सर मेरे। तो सर एक तो क्वेश्चन था कि विच इज द राइट प्लेस टू लुक एट, मतलब अपस्ट्रीम वालों को ज्यादा देखना चाहिए या डाउनस्ट्रीम वालों को सर? तो इश्मोहित, इसमें ऐसा है ना कि जैसे देखो, कोल कोल में हमको माइनर्स देखो, द बेस प्रीमाइस इज के माइनिंग आउटपुट तो बढ़ना ही चाहिए। ओके, जैसे गवर्नमेंट, आप कोल में देखो, गवर्नमेंट ने बोला है कि पावर चाहिए, तो पावर प्लांट ज्यादा चाहिए, पावर प्लांट ज्यादा चाहिए, लेकिन बैकएंड में हमको कोल भी ज्यादा चाहिए। अभी पावर खेलने के लिए 50 कंपनीज है, ठीक है, बट कोल खेलने के लिए 2-4 कंपनीज ही है हमारे पास। तो और कोल में क्या है ना कि कोल वाली अपसाइड श्योर शॉट है कि ये 3-4 कंपनीज को मिलने ही वाली है। 50 पावर कंपनी में से कौन अच्छा कौन बुरा? भी एनटीपीसी के पास थर्मल पावर भी है, रिन्यूएबल पावर भी है, तो एनटीपीसी इज अ खिचड़ी, पावर ग्रिड इज अ खिचड़ी, सो एवरीथिंग एल्स में आपको प्योर प्ले नहीं मिलेगा। आपको प्योर प्ले खेलना है तो अपस्ट्रीम कंपनीज इज अ प्योर प्ले ऑन दिस होल मेटल माइनिंग थीम। क्योंकि और देखो इसमें ऐसा है ना कि माइनिंग इतना डिफिकल्ट सेक्टर है कि जब तक सरकार का फुल सपोर्ट नहीं होता है और फुल फोकस नहीं होता है ना, आउटपुट नहीं बढ़ सकता है। और अभी वो पूरा फोकस है,
तो आई थिंक द लार्जेस्ट वैल्यू टू बी कैप्चर्ड इज एक्चुअली इन द अपस्ट्रीम कंपनीज, क्योंकि वहाँ वैल्यूएशन भी बहुत सस्ते हैं। एनटीपीसी मोर देन 25 टाइम्स अर्निंग्स पे है, कोल इंडिया 7 टाइम्स अर्निंग्स पे है। और ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी की ग्रोथ कोई 20% है और कोल इंडिया की ग्रोथ नहीं है, दोनों की ग्रोथ वो 5 से 10% वाले रेंज में ही होने वाली है। राइट। तो आई थिंक अपस्ट्रीम इज अ बेटर, जैसे कोल में हमने बात कर ली, फिर कम टू ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस डाउनस्ट्रीम में ऑयल, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सारे, चेन्नई पेट्रोलियम, ये सारी कंपनीज है। अभी रिफाइनिंग में तो ग्लोबली हर जगह कैपेसिटीज, वी आर रीचिंग एन ओवर कैपेसिटी वाला स्टेज, तो वहां इतना वैल्यू नहीं है। मुझे लगता है कि इंडिया के लिए स्पेसिफिकली, बिकॉज वी आर इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम आउटसाइड, अगर हम खुद का ऑयल निकाल सकते हैं और खुद का गैस निकाल सकते हैं तो वो एकदम रेडिली कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है अपस्ट्रीम कंपनीज इज वेयर द वैल्यू इज। एंड जो भी ये अपस्ट्रीम कंपनीज को एंसिलरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे रोटो पंप्स या उषा मार्टिन, वो भी सब अच्छे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, बट वो सब 20-25 टाइम अर्निंग्स पे ट्रेड करते हैं, तो दे आर एक्सपेंसिव बट दे आर स्मॉल एंड फास्ट ग्रोइंग। तो या तो आप डायरेक्ट अपस्ट्रीम माइनिंग कंपनीज प्ले करो, या तो आप वेरी गुड प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स को प्ले करो। बेसिकली जो प्रॉक्सीज हो गए, इक्विपमेंट प्रोवाइडर। करेक्ट 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 करेक्ट। एंड सर एक और इसमें क्वेश्चन था लिंक टू दिस कि इन अ लॉट ऑफ दीज सेक्टर्स देयर इज अ मैक्रो इम्पैक्ट फ्रॉम चाइना, बिकॉज चाइना में कभी स्टिमुलस आ रहा है, कभी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। तो हाउ डू वी लुक एट इट? क्या क्या वो बहुत ज्यादा कमोडिटी स्पेसिफिक है? अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील में अगर स्टिमुलस नहीं आता तो वर्ल्ड वाइड वो डंपिंग करते रहेंगे। स्टेनलेस स्टील में भी सेम चल रहा है। तो जैसे आपने एल्यूमिनियम का एग्जांपल दिया कि अगर चाइना में बॉक्साइट की कमी हो जाती है तो प्राइसेस माइट रिमेन एलिवेटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट। तो इसमें एक वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, चाइना को इग्नोर करना कभी पॉसिबल था ही नहीं। अगर आपको कमोडिटी इन्वेस्टिंग करना है तो चाइना को समझे बिना आप करोगे तो आप सही नहीं कर रहे। तो अभी क्या है कि जैसे हमने ऑयल एंड गैस में देख लिया कि चाइना का कुछ लेना देना नहीं है, हम हमारा आउटपुट बढ़ाएंगे और कंज्यूम करेंगे। कोल में देख लिया, चाइना से कोई लेना देना है नहीं। जो चाइना से लेना देना है सबसे ज्यादा वो आयरन एंड स्टील में है, क्योंकि वो वहाँ बड़ा लीडर है। पर मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सारी कंपनीज को लास्ट डेकेड में देखिए, 2016 का रिजल्ट स्पेशली देखिएगा, कि जब भी चाइना ने इतना डंपिंग किया था, चाइना में भी हालत खराब थी, ओवर कैपेसिटी थी, तब इंडियन कंपनीज लॉस में चली जाती थी। अभी आप देखो कि इतनी क्लीन बैलेंस शीट हो गई है और इतना वो भी एफिशिएंट हो गए हैं कि लास्ट 2 साल आयरन एंड स्टील के लिए बिल्कुल अच्छे साल नहीं थे, बट ना टाटा स्टील ना जेएसडब्ल्यू, ये कोई भी कंपनीज लॉस तो छोड़ो, इनका प्रॉफिट 20-30% से ज्यादा गिरा भी नहीं है। तो जो सिक्लिकलिटी ऑफ दिस सेक्टर इटसेल्फ हैज रिड्यूस्ड वेरी सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। क्योंकि आप चाइना को देखो ना, चाइना बेस मैन्युफैक्चरिंग से दूर जा रहा है, उसने एक भी नया स्टील प्लांट खोला नहीं है पिछले 4 साल में। उसने, उसको जो करना है, उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपना डोमिनेंस चाहिए, उसको सोलर एनर्जी में अपना डोमिनेंस चाहिए, उसको सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में डोमिनेंस चाहिए, और उसको न्यूक्लियर में डोमिनेंस चाहिए। तो चाइना अभी अपना गेम ऊपर कर रहा है, वो ये बेसिक बेसिक चीजों से हटके इट इज ट्राइंग टू गो इनटू इवन मोर हाई एंड स्टफ। तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है कि भाई चाइना से है ना, नई कैपेसिटी तो नहीं आएगी, पर क्या होता है, पुरानी कैपेसिटीज जो बंद हो गई है, कभी कभी वो उसको चालू कर देंगे, कभी स्टिम्युलस दे देंगे, ये दे देंगे। बट आई वुड से द वर्स्ट ऑफ द चाइना इज रियली ओवर। एंड चाइना का जो सबसे खराब इम्पैक्ट है ना, वो एक्चुअली आयरन एंड स्टील वाले सेक्टर पे ही है। एंड इसलिए मैंने मेरे प्रेजेंटेशन पे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब जो हम डाउनस्ट्रीम या मिड स्ट्रीम स्टील कंपनीज बोलते हैं ना, इसको मैंने नहीं लिया है। मैंने सिर्फ एनएमडीसी और मॉइल को लिया है, क्योंकि ये जितना नया प्रोडक्शन करेगी वो इंटरनल ही कंज्यूम हो जाने वाला है, इसमें चाइना का कुछ लेना देना ही नहीं है। सो हमने चाइना फैक्टर को दूर ही रखा है अपने एनालिसिस में, बाय कंपनीज लाइक मॉइल एंड एनएमडीसी। एंड सिमिलरली, जैसे आपने बोला एल्यूमिनियम एंड कॉपर, चाइना के पास एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स है बट बॉक्साइट नहीं है। तो हम इंडिया में 3 एल्यूमिनियम कंपनीज है, नैल्को, हिंडाल्को एंड वेदांता, जो स्टरलाइट वाला है। तो नैल्को जो है ना, वो पॉजिटिव ऑन बॉक्साइट है, मतलब उसके पास चाहिए उससे ज्यादा बॉक्साइट है। हिंडाल्को के पास जितना चाहिए उतना ही बॉक्साइट है, और वेदांता को जितना चाहिए उससे कम बॉक्साइट है। तो लॉजिकली अगर बॉक्साइट शॉर्टेज में है वर्ल्ड ओवर, तो मुझे नैल्को ही खेलना चाहिए, राइट। और वेदांता की जब भी नई माइन आ जाएगी 2 साल के बाद, तभी वो डेफिसिट से वो सरप्लस में चला जाएगा वेदांता। तो 1.5-2 साल बाद वेदांता का जो एल्यूमिनियम पार्ट डीलिस्ट होगा, वो भी एक बहुत अच्छा प्ले हो सकता है। तो हर जगह हम चाइना से तो बचना चाहते हैं। इट विल बी फुलिश टू से कि यार चाइना डज नॉट मैटर। राइट राइट। आई थिंक कमोडिटीज के वर्ल्ड में तो व्हाट पीपल ट्रैक इज चाइना में यूजुअली क्या हो रहा है। राइट। करेक्ट करेक्ट।
So last question linked to this is कि we've seen कि a lot of favorable government policies have come out. जैसे अगर अंडरग्राउंड कोल माइनिंग इक्विपमेंट की भी बात करें तो वहां पे भी अभी बात हो रही है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आ सकती है क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन नहीं है। अगर ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन की बात करें तो ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इस टाइम पे पॉलिसी पुश चल रहा है एंड मतलब ऑनशोर के लिए भी चल रहा है। So, sir, how important is this push from the government? Because we are seeing this is happening across commodities, whether it's coal, whether it's iron ore or other types of commodities. बिकॉज जैसे आयरन ओर में भी जैसे मेरे फ्रेंड है उसकी खुद की आयरन ओर माइंस है कर्नाटका में। तो ये वो सेइंग कि हमें अप्रूवल के लिए इतना टाइम नहीं लगता जितना आज से पहले 10 years पहले लगता था कि अगर आपको ईसी अप्रूवल एक नया लेना है तो इट टेक्स लाइक 1 to 1.5 years विच यूज्ड टू बी 3-4 years लॉन्ग बैक। नहीं तो इसमें इश्मोहित बहुत ही सिंपल आंसर है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट इज द नंबर वन फैक्टर इन दिस एंटायर इन्वेस्टिंग थीम। देखो ग्लोबल सपोर्ट है, ग्लोबली जो प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है, गवर्नमेंट जो ग्लोबल फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई है वो कंट्रोल करते हैं कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड क्या है। बट क्या इंडिया में प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, दिस इज कंप्लीटली डन बाय द गवर्नमेंट। क्यों, आई विल टेल यू। जैसे मैं आपको एक मॉइल का एग्जांपल देता हूँ। ये मॉइल वालों को हमने पूछा कि सर सडनली क्या हो गया कि आप 15 साल तक आउटपुट नहीं बढ़ा रहे थे, आप 30% वॉल्यूम ग्रोथ कैसे कर रहे हो। तो हंसते हंसते किसी ने बोल दिया कि पहले तो हर साल में एक बार हम खुद स्टील मिनिस्ट्री के पास जाते थे और बोलते थे सर हमने ये साल ये काम किया है। 15 मिनट में हमारी मीटिंग हो जाती थी, हम वापस घर नागपुर आ जाते थे। अभी हर 15 दिन में मिनिस्ट्री से फोन आ रहा है मॉइल को कि भाई ये फोर्टनाइट का टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ। आप सोचिए कि साल में एक बार ये कंपनी खुद जाती थी और 15 मिनट का प्रेजेंटेशन देती थी। अभी हर 15 मिनट में दिल्ली से फोन आता है नागपुर के, भाई आपका टारगेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी इससे ज्यादा मेरे को कहने की कुछ जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अभी आप माइन देखोगे ना, माइन में बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं। सबसे पहले होता है कि गवर्नमेंट आपको लैंड अलॉट करेगी, फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलेगा आपको, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्लियरेंस मिलेगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट अपना रॉयल्टी चार्ज करेगी कि भाई मेरे स्टेट से तुम ले रहे हो तो मुझे ये। फिर ये सब काम कोई हमारे बस की तो बात ही नहीं है, कोई सीईओ सी के लेवल की भी बात नहीं है। ये तो सरकार टू सरकार ही ये काम हो सकता है। तो जो न्यू माइंड डेवलपमेंट है, ये वाला काम सिर्फ और सिर्फ सरकार कर सकती है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि ये सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि इंडिया इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो हमको अगले 10 साल मतलब फ्रॉम 2021 टू 2031 हमको कंट्री में कैपेसिटी बढ़ानी है, चाहे वो पावर सेक्टर हो, माइनिंग सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो। और उनको पता है कि भाई आज ही बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि नीड आई वो दिन बढ़ाएंगे तो विल बी टू लेट, क्योंकि एक माइंड डेवलप करने को 5-5 7-7 साल लगते हैं। तो ये बोलते ना कि सरकार जाग गई है, सरकार जाग गई है इसलिए कंपनीज जाग गई है। अभी हर कंपनी के बीच एक हेल्दी कंपटीशन है। वो कोल इंडिया वाले बोलते सभी अच्छा कर रहे हैं तो हम भी अच्छा कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज भी मोटिवेटेड है कि हम भी ग्रोथ लेके आ रहे हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज लाइक कि सरकार ने मारा है और एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। इट इज दैट सिंपल। राइट आई थिंक दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म जिसमें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज को। दोज वर द क्वेश्चंस आई थिंक बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर एक्सप्लेन्ड वेरी नाइसली इन द प्रेजेंटेशन इटसेल्फ। जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी आपकी टॉप 5 की लर्निंग्स थी, डू मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू फॉलो दिगन सर ऑन ट्विटर एज वेल एंड दैट इज देयर ईमेल आईडी एंड वेबसाइट ऑल्सो। वेबसाइट पे भी इनके काफी इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स हैं, चाहे वो कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज पे हो, चाहे वो गोल्ड फाइनेंसियर्स पे हो, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पे हो। So the like कई लोगों में आर्ट होता है चीजों को सिंप्लीफाई करना। This is why I follow him for a lot of sectors as well. So thank you so much for agreeing with this, sir. And we love. थैंक यू मोहित, इट्स अ प्लेजर। आपके चैनल के थ्रू इतने सारे जो यंग बच्चे आ रहे हैं, यंग लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स, उन तक नॉलेज पहुंचे, दैट इज अवर इससे ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड हो नहीं सकता। एंड जब भी आपने फर्स्ट टाइम वो बैंकिंग का वीडियो बनाने बोला था, बैंकिंग एनबीएफसी का, आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि 2-2 घंटे का कंटेंट कौन देखता है। बट दैट इज 2 years ओल्ड एंड मैंने देखा कि बहुत सारे लोग नॉलेज मतलब सरस्वती माँ की सीख खोज में निकले हुए हैं। और यही सही तरीका है कि जहाँ सरस्वती जी है वहीं लक्ष्मी जी आती है, नॉट द अदर वे अराउंड। सो आई होप आपके चैनल के थ्रू आपके व्यूअर्स तक सरस्वती जी के ब्लेसिंग्स पहुंचे। Great. एंड हैप्पी दिवाली टू यू एवरीवन एंड प्लेजर बीइंग ऑन द चैनल अगेन। Thank you so much, sir, and wishing all of you a warm and happy Diwali. Thank you, everyone. Thank you.